Hello guys, welcome back to our channel part 2 of Return of the CEO Queen. Chapter 11, ये सब क्या हो रहा है? उद्धरण चिन्ह। अब आगे, राजवर्धन जी का घर, पार्टी। प्रलय की ऐसी हरकत से सृष्टि अंदर तक हिल जाती है। उसने प्रलय को हैरान नजरों से देखा। प्रलय इतने मेहमानों के सामने उसका मजाक बना सकता था, इसलिए सृष्टि प्रलय को अपने आप से दूर करती है और उसकी पकड़ से अपना हाथ झटक कर उससे दूर हट जाती है। सृष्टि के ऐसा करने पर प्रलय एक पल के लिए तो अपनी जगह पर जम जाता है, लेकिन फिर सृष्टि को जाते हुए देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वहीं सृष्टि भी प्रलय को बार बार पलटकर देख रही थी। इस वक्त सृष्टि के चेहरे पर पसीना आ गया था। बाकी सभी कपल अभी भी डांस कर रहे थे, लेकिन सृष्टि वहां से अपने रूम में आ चुकी थी। प्रलय ने अपने होठों को अपने हाथ से रगड़कर सार्कास्टिक वे में मुस्कुराते हुए ऊपर की तरफ देखा जहां पर सृष्टि गई थी। तभी वहां पर चारों तरफ लाइट वापस चल जाती है। राजवर्धन जी भी वहां पर आते हैं। उन्होंने प्रलय के पास आकर यहाँ वहां नजर घुमाई। पहले बेटा, मेरी बेटी सृष्टि कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। वो तो अपने रूम में गई। उद्धरण चिन्ह। और हाँ, चलो ठीक है, वैसे उसे इन सब पार्टी की ज्यादा आदत नहीं है। वो तो बस मेरे कहने पर आई है और इस कंपनी को संभालना है, इसलिए। प्रणय ने धीमी आवाज में कहा। इस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये तो सिर्फ वही जानता था, लेकिन उसके इरादे कुछ अजीब थे। उससे भी ज्यादा अजीब था उसका सृष्टि को देखना। जब वो सृष्टि को देखा तो बस उसको ही देखता रहता। उसको दुनिया जहां से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। वही सृष्टि और प्रलय पर किसी और की भी नजरें थी, और यह नजर किसी और की नहीं बल्कि आर्यन की थी। आर्यन ऊपर पिलर के पास खड़ा होकर यह सब देख रहा था। उसे लड़की के थप्पड़ की वजह से पहले ही गुस्सा आ रहा था, और सृष्टि को इस तरह किसी और के साथ डांस करते हुए देखकर उसका पारा चढ़ जाता है। रणवीर पूरी पार्टी में नीचे नहीं आया था। वो अपने रूम में था और राजवर्धन जी भी उसे बुलाने के लिए उसके रूम में नहीं गए थे। यहाँ तक कि आज तो सृष्टि ने भी उसे नहीं पूछा था। रणवीर बौखलाया हुआ अपने पूरे कमरे में रखे हुए सामान को तहस नहस करने लगता है। सारा सामान तोड़ने के बाद रणवीर वही फर्श पर बैठ गया और उसने एक बियर की बोतल उठाकर अपने मुंह से लगाए। आखिर यह सब समझते क्या है खुद को? मैं हूं इस घर का असली वारिस। मुझे ही मिलना चाहिए ये सब कुछ। वो तो क्यों? उस बुढ़े की नाजायज औलाद है, आखिर उसे सब कुछ कैसे मिल सकता है? रणवीर ने ये कहते हुए बियर की बोतल को अपने मुंह से लगा लिया। उसकी आंखें इस वक्त सुर्ख लाल हो चुकी थी, जिसमें बेइंतहा गुस्सा दिखाई दे रहा था और उसके साथ ही नफरत भी दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों से जैसे अंगार बरस रहे थे। वो अपने गुस्से और अपनी नफरत के चलते किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था, लेकिन उसने अपने आप को इस वक्त कंट्रोल किया हुआ था। जबकि दूसरी तरफ सृष्टि अपने रूम में आकर दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। प्रलय का उसके इस तरह करीब आना उसे अंदर तक डरा देता है। प्रलय की आंखों में उसे एक अलग सी सनक दिखाई दे रही थी। वो अभी भी इन सभी एहसासों को समझने के लिए बच्ची थी। वो कभी किसी लड़के के इतने करीब नहीं देखी जितने करीब प्रलय उसके आ गया था। यूं तो सृष्टि अपने आप को समझने और संभालने में बहुत माहिर हो चुकी थी, लेकिन अभी भी प्रलय जैसे शख्स का सामना उसने नहीं किया था। सृष्टि के माथे से पसीना आ रहा था। उसने अपने माथे पर आ रही पसीने की बूंद को अपने हाथ से पोंछ लिया। वो यहाँ से वहाँ चक्कर निकलने लगी और धीरे धीरे आईने के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने अचानक अपने आप को जब देखा तो उसके पूरे चेहरे पर पसीना ही पसीना था। उसकी आंखों में घबराहट दिखाई दे रही थी, जिसे साफ समझ जा सकता था कि सृष्टि को एक बार छूकर ही कर लेने उसे अंदर तक डरा दिया है। वो मेरे पीछे पड़ गया है, लेकिन मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं है। मैं अपनी जिंदगी में अपने दुश्मनों को खत्म करना चाहती हूँ। सृष्टि अपने आप से यह बोल रही थी। सृष्टि ने अपने सीने पर अपना हाथ रख लिया और गहरी सांस लेकर अपने आप को संयमित करने लगी। कुछ देर में जब उसे लगा कि वो ठीक हो रही है तो उसने ड्रेसिंग टेबल पर रखा हुआ पानी का जग उठाया और गिलास में पानी डालते हुए एक ही झटके में सारा पानी पी लिया। सृष्टि ने दोबारा अपने आप को देखा और अपनी मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया। उसने अपने चेहरे पर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस लाते हुए अपनी आंखों में आंखें डालकर कहा, मेरा टारगेट अभी प्रलय सिंह राय ज़्यादा नहीं है। मुझे मेरे टारगेट पर फोकस करना चाहिए, और मैं जानती हूँ कि इस वक्त मेरा सबसे बड़ा टारगेट रणवीर आर्यन है। मुझे उन दोनों की हर चाल से बचकर रहना होगा।
सृष्टि ने अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को वापस जगाया और प्रलय को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करने लगी। सृष्टि के लिए प्रलय इतना बड़ा टारगेट नहीं था और उसे उसके बारे में सोचना भी नहीं था। कुछ देर में सृष्टि जब शांत हुई तो उसने अपने हाथ बांध लिए और मुस्कुराते हुए बोली, अरे सृष्टि, आज तुमने कितना गलत काम किया है, अपने प्यारे भाई से नहीं मिली। कुछ देर पहले उनके रूम से कैसी आवाज आ रही थी, गुस्से से पागल हो गए होंगे, एक बार मिलना चाहिए ताकि उनके जले पर नमक छिड़क सकूं। उद्धरण चिन्ह। सृष्टि यह कहते हुए एक सार्कास्टिक मुस्कुराहट देती है और फिर वहां से अपने ड्रेस को, अपने बालों को, अपने चेहरे को सही करते हुए बाहर की तरफ आ जाती है। सारे मेहमान जा चुके थे। आर्यन उसके दरवाजे के बाहर ही खड़ा था, लेकिन दरवाजा खुलते ही वो एक तरफ हो जाता है। उसे इस वक्त सृष्टि पर बहुत गुस्सा आ रहा था। सृष्टि ने आर्यन के जूते को देख लिया था लेकिन उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और वहां से रणवीर के रूम की तरफ बढ़ जाती है। रणवीर का रूम उसके रूम के 2 रूम छोड़कर ही था। रणवीर के रूम के बाहर पहुंचने के बाद सृष्टि ने उसके रूम को खटखटाया लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं आई। सृष्टि रणवीर लगाते हुए बड़े ही प्यार से मासूमियत से बोली, भाई मैं हूं, क्या मैं अंदर आ सकती हूं भाई? उद्धरण चिन्ह। मगर अभी भी अंदर से कोई भी आवाज नहीं आई। सृष्टि ने दरवाजे को हल्का सा धक्का मारा तो अंदर से दरवाजा खुल जाता है और सृष्टि ने जैसे ही अंदर देखा तो उसकी आंखें एक पल के लिए बड़ी हो जाती है। उसने एकदम हैरानी वाले एक्सप्रेशन दे दिए। आर्यन जो ये सब देख रहा था उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि सृष्टि ने ऐसा क्या देख लिया जो उसे इतनी हैरानी हो रही थी। सृष्टि जल्दी से अंदर भागती है। उसने देखा कि रणवीर फ्लो पर नीचे गिरा हुआ है और नशे में एकदम धूत है। उसके पूरे कमरे की हालत बहुत खराब हो चुकी है, जगह जगह पर शराब की बोतल के टूटे हुए टुकड़े पड़े हैं। सृष्टि दौड़कर रणवीर के पास आती है और उसके गाल पर अपना हाथ थपथपाकर बोलती है, भाई क्या हुआ आपको भाई? उद्धरण चिन्ह। सृष्टि ने जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया ताकि बाहर खड़े आर्यन को भी उसकी आवाज सुनाई देने लगे। आर्यन जब सृष्टि ऐसे चिल्लाने की आवाज सुनता है तो दौड़कर वहां पर आता है। घर के कुछ नौकर भी वहां पर पहुंच जाते हैं। रणवीर, क्या हुआ तुझे? आर्यन ने रणवीर को उठाते हुए कहा। सृष्टि में रोते हुए आर्यन की तरफ देखा और अपनी गर्दन हिलाकर बोली, आर्यन प्लीज भाई को उठाओ, पता नहीं क्या हो गया है, कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। सृष्टि जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर एक सर्वेंट नीचे की तरफ भाग। राजवर्धन जी गार्डन एरिया में थे। आर्यन ने पानी का गिलास उठाया और रणवीर के मुंह पर मारता है। रणवीर नशे में था इसलिए हल्का सा हड़बड़ा जाता है। आर्यन ने रणवीर को देखते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ है, इसे शायद खुशी में ज्यादा पी लिया होगा इसलिए। उद्धरण चिन्ह। सृष्टि ने जोर जोर से हिचकियां भरनी शुरू कर दी। वही आर्यन के चेहरे को देखते हुए सृष्टि ने मन में खुद से कहा, अफसोस कि अभी तक जिंदा है ये। अच्छा है कि जिंदा है, इतनी आसानी से मैं मरने भी नहीं रह सकती। बहुत रुलाया है तुम लोगों ने मुझे, मेरी मासूमियत का फ़ायदा उठाकर। अब तुम्हारी बर्बादी पर तो मैं थोड़े से आंसू बहा ही सकती हूँ प्यारे भाई। ये कहते हुए सृष्टि के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है, लेकिन आर्यन के देखने से पहले ही उसने यह मुस्कुराहट छुपा ली। तभी वहां पर राजवर्धन जी भी आते हैं। राजवर्धन जी ने जब पूरे रूम की हालत और रणवीर की हालत देखी तो एकदम हैरान हो जाते हैं। उनके चेहरे पर गुस्से के गंभीर भाव दिखाई दे रहे थे। उन्होंने अपनी मुट्ठी कश पर बंद कर ली और अपनी आंखों में गुस्सा भरते हुए बोले, ये सब क्या हो रहा है? उद्धरण चिन्ह। चैप्टर 12 इमोशनल ब्लैकमेलिंग। राजवर्धन जी का घर, रणवीर का रूम। राजवर्धन जी की आवाज सुनकर सृष्टि फर्श से उठकर उनकी तरफ आती है और राजवर्धन जी के गले से लिपटकर जोर जोर से हिचकियां भरने लगती है। राजवर्धन जी सृष्टि को इस तरह रोते हुए देखकर उसे शांत करते हैं। राजवर्धन जी रणवीर की हालत देखकर बेहद गुस्से से भर जाते हैं। सृष्टि को संभालते हुए राजवर्धन जी ने आर्यन की तरफ देखा और फिर रणवीर की तरफ गुस्से से देखा। रणवीर जो कि नशे में था, उसने नशे में ही बड़बड़ाया, राजवर्धन कश्यप, तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम जैसा बाप दुश्मन को भी नहीं मिलना चाहिए। तुमने मेरी सारी जायदाद किसी और के नाम कर दी।
ये बोलते हुए रणवीर की जुबान बहुत लड़खड़ा रही थी, लेकिन शराब के नशे में रणवीर क्या बोल रहा है इस बात का उसे भी होश नहीं था। वही आर्यन उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर एकदम डर जाता है। उसने रणवीर के मुंह पर अपना हाथ रख लिया और राजवर्धन जी की तरफ देखते हुए बोला, अंकल आप फिक्र मत करिए, मैं संभालता हूँ इसे। ये बोलते हुए आर्यन ने रणवीर को वहां से उठाया और उसके बेड पर लेटा दिया। वही राजवर्धन जी जो ये सब सुन रहे थे, उनकी आंखों में एक गहरी उदासी आ गई और आंखों में गुस्सा भी झलक रहा था। उनके गुस्से को सृष्टि ने भी पहचान लिया था और उनके माथे पर आए हुए दुख भरी लकीरें भी सृष्टि को दिखाई दे रही थी। एक पिता के लिए सबसे दुखदायी होता है अपने ही बच्चों के मुंह से अपने खिलाफ ऐसी बातें सुनना। राजवर्धन जी एक मजबूत शख्सियत के मालिक थे, इसलिए उन्होंने अपने दुख को प्रकट नहीं होने दिया और अपनी आंखों में आंसू की एक बूंद तक नहीं आने दी। सृष्टि को राजवर्धन जी रूम से बाहर लाते हैं और उसे समझाते हुए बोलते हैं, मुझे तुम्हारे भाई से कोई उम्मीद नहीं है, तुम जानती हो, और उसके लिए हरकतें मुझे बहुत दुख दे रही हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। राजवर्धन जी की बात पर सृष्टि अपनी गर्दन हिला देती है, उसने कुछ भी नहीं कहा। वो खामोश होकर जमीन को घूरने लगती है, उसके पास बोलने को कुछ भी नहीं था। राजवर्धन जी एक भारी मन के साथ एक नज़र रणवीर के कमरे की तरफ देखते हैं और फिर अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। उनका बिल्कुल मन नहीं था रणवीर को दोबारा ऐसी हालत में देखने का। जबकि सृष्टि ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने आप को शांत करने लगी। सृष्टि वापस रणवीर के कमरे में आती है। उसने रणवीर की तरफ देखा जो कि बेसुध होकर अपने बेड पर पड़ा हुआ था और आर्यन पूरे कमरे की साफ सफाई करवा रहा था। हालांकि आर्यन को भी सृष्टि से बात करनी थी, लेकिन अभी उसके लिए रणबीर को संभालना जरूरी था, वरना रणबीर अपनी घृणा में आकर ऐसे कदम उठा सकता था जो उसके लिए ठीक नहीं होने वाले थे, और यह बात आर्यन अच्छी तरह जानता था। आर्यन के लिए अपने दोस्त को बचाना सबसे ज्यादा जरूरी था और आर्यन इस वक्त अपने दोस्त का पूरा साथ दे रहा था। सृष्टि अंदर जाकर रणवीर के पास बैठ जाती है और उसके चेहरे को देखने लगती है। उसने बिना किसी भाव से रणवीर के चेहरे को देखना शुरू कर दिया, जबकि आर्यन भी तिरछी नजरों से सृष्टि के चेहरे को देख रहा था। सृष्टि ने रणवीर के चेहरे को देखते हुए अपने मन में कहा, तुम्हारी वजह से मुझे अपने डैड को तकलीफ देनी पड़ रही है। मैं चाहती हूं तो तुम्हें एक पल में सबके सामने नीलाम कर देती, तुम्हारी इज्जत को तार तार कर देती, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। तुम अपने पिता के लिए इतनी नफरत पालते हो, मेरे लिए इतनी नफरत तुम्हारे दिल में है, तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती। मैं जानती हूँ मैं इस वक्त अपनों को ही तकलीफ पहुँचा रही हूँ, लेकिन तुम मेरे अपने नहीं। उद्धरण चिन्ह। सृष्टि के चेहरे पर बनते बिगड़ते एक्सप्रेशन देखकर आर्यन कुछ समझ नहीं पा रहा था। आर्यन सृष्टि के पीछे आ गया और उसके कंधे पर हाथ रख देता है, जिस पर सृष्टि एकदम उसके हाथ को झटक देती है। उसे पता था कि यह हाथ आर्यन का ही है, लेकिन उसने अनजान बनते हुए आर्यन की तरफ देखकर कहा, सॉरी आर्यन, मुझे नहीं पता था मैं भाई। तभी आर्यन उसकी तरफ देखते हुए बोला, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगी? सृष्टि का मन तो नहीं था उसके साथ जाने का, मगर उसने कुछ सोचते हुए अपनी गर्दन हिलाई और उसके साथ बाहर आ गई। सृष्टि दीवार के पास खड़ी हो गई और आर्यन उसके बिल्कुल सामने खड़ा होकर सृष्टि के चेहरे को देखते हुए बोला, जब तुम रणवीर से इतना प्यार करती हो तो तुम उसका हक कैसे छीन सकती हो सृष्टि? आर्यन ने बिना किसी देरी के सृष्टि की तरफ देखते हुए कहा। सृष्टि उसके बाद का मतलब तो समझ गई थी, लेकिन अनजान बनते हुए बोली, मैंने क्या किया है आर्यन? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? सृष्टि की बात पर आर्यन ने उसके कंधे को पकड़ लिया और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए बोला, तुम भी जानती हो कि रणबीर तुमसे बड़ा है और प्रॉपर्टी का मालिक उसे होना चाहिए। कंपनी का वारिस और इस जायदाद का वारिस किस होना चाहिए, लेकिन तुमने सब कुछ अपने नाम होने दिया और तुम कंपनी का नया चेहरा बन गई। तुम ऐसा कैसा कर सकती हो? सृष्टि, तुम कितनी सेल्फिश हो। सृष्टि मन ही मन मुस्कुराई, लेकिन उसने अपनी मुस्कुराहट को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। सृष्टि आर्यन की आंखों में देखते हुए अपने मन में बोलती है, मैं जानती थी कि तुम मुझे इसी तरह इमोशनल ब्लैकमेल करोगे। अभी तो मैं ये भी जानती हूँ कि रणबीर भी मुझे ब्लैकमेल करने वाला है, लेकिन इतनी आसानी से इस बार बेवकूफ़ बनने वाली नहीं हूँ।
तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस नाटक से मैं पागलों की तरह सब कुछ रणवीर के नाम कर दूंगी? बिल्कुल भी नहीं। जब तक मुझे मेरा इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक ये सब चलता रहेगा और रणवीर को तो मैं कभी कुछ नहीं दूंगी। सृष्टि की खामोशी देखकर आर्यन उसे झटके से दूर कर देता है और उसकी आंखों में देखते हुए व्यंग भरी मुस्कुराहट के साथ बोलता है, मैं जानता ही था तुम भी पैसों के लिए अपने ही भाई की दुश्मन बन जाओगी। ये प्यार, ये परवाह सब कुछ नाटक है ना तुम्हारा। तुम रणवीर को अपना भाई मानती ही नहीं हो और मानो कि भी कैसे, आखिर तुम उसकी सगी बहन जो नहीं हो। आर्यन की यह बातें एक पल के लिए तो सृष्टि के दिल को गहराई से छू जाती है, लेकिन उसने अपने चेहरे पर गुस्से के भाव नहीं आने दिए, वरना उसका तो मन था कि आर्यन के गाल पर एक थप्पड़ रखते हुए बोले कि मैं तो तुम्हें भी अपना परिवार मानती थी, लेकिन तुम जो मेरे साथ कर रहे हो उसके बाद भी तुम सभी को माफ कर देना मेरे लिए सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि शाम को पाला जाए तो सांप अमृत नहीं उगलता, हमेशा जहर भी उगलता है। सृष्टि की आंखों में आंसू आ गए। उसने आर्यन की तरफ देखते हुए कहा, अगर मेरे बस में कुछ होता तो मैं कर देती, लेकिन ये डिसीजन डैड का है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। आर्यन सृष्टि को देखते हुए मुस्कुरा कर बोला, बिना तुम्हारी मंजूरी के कुछ भी नहीं हो सकता था। अभी भी वक्त है, तुम अभी भी अपना सब कुछ रणवीर के नाम कर सकती हो, अगर तुम सच में उसे अपना भाई मानती हो तो। ये कहकर आर्यन वापस रणवीर के कमरे में आ जाता है। वही सृष्टि आंखों में आंसू दिए आर्यन को जाते हुए देखती रहती है। आर्यन के जाने के बाद सृष्टि ने अपने कदम अपने कमरे की तरफ मोड़ लिए और अपनी आंखों में आए हुए आंसू को अपनी उंगली से साफ करते हुए अपने रूम में आ गई। दरवाजा बंद करते ही सृष्टि के चेहरे पर एक शातिर मुस्कुराहट आ जाती है। उसने अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए कहा, मैं भी यही चाहती थी कि तुम यही कहो। मैं चाहती थी कि तुम कहो मैं अपना सब कुछ रणवीर के नाम कर दूं, लेकिन यह मुमकिन नहीं है और तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा कि यह सब मुमकिन क्यों नहीं है। उद्धरण चिन्ह। तारांकन, आखिर ऐसी क्या बात है जो सृष्टि सभी से छुपा रही है? तारांकन। चैप्टर 13, अजीब आदमी है। राजवर्धन जी का घर। बालकनी। सृष्टि अपने कपड़े चेंज करके बालकनी में आकर खड़ी हो जाती है। उसमें नौकर से कहकर अपने लिए एक कप कॉफ़ी मंगवा लेती है। आज मौसम बहुत अच्छा था। रात के वक्त भी बेहद अच्छी हवा चल रही थी। मौसम बहुत सुहावना लग रहा था और आसमान में चांद खिला हुआ था। चांद की चांदनी आसमान में फैली हुई थी। अगर यह नज़ारा कोई प्रेमिका देख रही होती तो अपने प्रेमी को जरूर याद करती, और कोई प्रेमी देख रहा होता तो अपनी प्रेमिका को जरूर याद करता। लेकिन मन में भले ही यह सब देखकर किसी की याद नहीं आ रही थी, मगर उसकी मन जरूर प्रफुल्लित हो रहा था। वो मुस्कुराते हुए आसमान को देख रही थी, इन सभी बातों से अनजान की कोई टकटकी लगाकर उसके ही चेहरे को देख रहा है। सृष्टि के चेहरे खिली हुई सी मुस्कुराहट किसी को उसकी ओर आकर्षित कर रही है। सृष्टि तो चांद को देखने में इतनी खोई हुई थी कि उसे काफ़ी देर तक इस बात का एहसास नहीं हुआ, लेकिन जब उसकी कॉपी का मग खाली हो गया तो उसने टेबल पर मग रखते हुए जैसे ही अपने बालों की लट को अपने कान के पीछे करते हुए सामने सड़क की तरफ देखा तो उसकी आंखें एकदम सामने की तरफ ठहर गई। उसे सामने एक वाइट कलर की कार खड़ी दिखाई दे रही थी, जिसके अंदर कोई बैठा हुआ था, मगर यह कौन था यह उसे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि जहां ये कार खड़ी हुई थी वहां पर काफ़ी अंधेरा था और अंधेरे में किसी का चेहरा साफ देख पाना नामुमकिन सा था। ये कार सृष्टि के बंगलों से ज़्यादा दूरी पर नहीं थी, बस एक पेड़ के नीचे सड़क के किनारे खड़ी थी। इस पेड़ के नीचे ना तो लाइट की रोशनी आ रही थी और ना ही आसमान के चांद की चांदनी आ रही थी। सृष्टि कुछ देर तक वहां पर देखती रही, फिर अपना मुंह बनाकर बोली, इतनी रात को यहाँ हमारे घर के बाहर कौन खड़ा है? आज से पहले तो किसी को नहीं देखा और यह कार मुझे जानी पहचानी क्यों लग रही है? सृष्टि को समझ नहीं आ रहा था कि उसने ये गाड़ी कहाँ पर देखी है, मगर उसे इतना समझ आ रहा था कि उसे गाड़ी में बैठा हुआ शख्स उसके ही चेहरे को देख रहा है। सृष्टि दीवार के पीछे छुप गई। उसने अपना मोबाइल उठाया और वॉचमैन को कॉल किया। सृष्टि ने लगभग ऑर्डर देते हुए कहा, अंकल जाकर देखिए सड़क के किनारे पर कौन खड़ा है। वॉचमैन सृष्टि की बात सुनकर बोला, छोटी बेबी जी, मेरे सामने सड़क पर तो कोई नहीं है। सृष्टि अपनी गर्दन दीवार के पीछे से बाहर की तरफ निकालते हुए वापस पेड़ की तरफ देखती है जहां पर अभी भी वो कार खड़ी थी।
सृष्टि ने पेड़ की तरफ देखते हुए कहा, अंकल सड़क पर बाएं हाथ की तरफ जो पेड़ है उसके नीचे जो गाड़ी खड़ी है वो किसकी है, ज़रा चेक कर लीजिए। वॉचमैन ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, ठीक है मैं चेक करता हूँ छोटी बेबी जी। सृष्टि दीवार के पीछे से निकलकर वापस रेलिंग के ऊपर हाथ रख कर खड़ी हो जाती है। उसने सामने की तरफ देखना जारी रखा मगर तभी उसकी आंखों में सुनहरी घड़ी की एक रोशनी पड़ती है। ये रोशनी सामने कार से ही पड़ रही थी। सृष्टि ने अपनी आंखों के आगे अपना हाथ करते हुए सामने की तरफ देखने की कोशिश की लेकिन तब तक वो शख्स कार स्टार्ट कर वहां से निकल गया था। सृष्टि बस जाती हुई गाड़ी को देखते रह गई। उसने गाड़ी के नंबर देखने की कोशिश की लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। गाड़ी एकदम रफ्तार से वहां से निकल गई थी। सृष्टि ने अपनी मुट्ठी बंद करते हुए सामने सड़क की तरफ देखकर कहा, अजीब आदमी है। वहीं दूसरी तरफ अपने घर प्रलय घर पहुंच गया था। उसने देखा कि घर के बाकी सभी लोग गार्डन में बैठे हुए आपस में बातें कर रहे हैं। गांधी जी के पास रौनक जी बैठे हुए हैं और संदीप जी अपने टैबलेट में न जाने क्या कर रहे हैं। वही नियति वहां पर नहीं थी और आकांक्षा भी डाइनिंग टेबल पर लैपटॉप में अपनी नई फैशन शो के लिए कुछ डिजाइन्स तैयार कर रही थी। आकांक्षा को डाइनिंग एरिया में बैठे हुए देखकर प्रलय उसकी तरफ देखते हुए बोला, नियति कहाँ है अक्षु? आकांक्षा अपनी गर्दन हिलाकर बोली, मुझे नहीं पता भाई, मुझे लगा कि बाहर होगी। प्रलय ये सुनकर आकांक्षा की तरफ देखते हुए गुस्से से बोला, तुम्हें कहा तो है जब मैं ना रहूं तब तुम्हें इसका ख्याल रखना है। दिन भर तो डैड और दादाजी और उसकी नैनी रहती है लेकिन रात को तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। तुम अच्छी तरह जानती हो जब मॉम आस पास होती है तो नियति उनके पास नहीं जाती है। ये सुनकर आकांक्षा अपनी गर्दन हिलाते हुए वहां से खड़ी हो जाती है और प्रलय के पास आकर धीमी आवाज में बोलती है, सॉरी भाई, कल बहुत ज़रूरी कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करनी है तो मैं अपने काम में बिजी हो गई थी, मुझे माफ़ कर दीजिए। प्रलय उसके चेहरे को देखता है और कुछ नहीं बोलता। वो चुपचाप अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। वही आकांक्षा गहरी सांस लेते हुए अपने आप से बोलती है, कहाँ हो तुम नियति बेबी? आकांक्षा नियति को ढूंढते हुए गार्डन एरिया में चली जाती है। वही प्रलय जैसे ही अपने रूम का दरवाजा खोलता है तो उसे अपने बेड पर नाइट सूट पहने हुए अपने पर बेड से नीचे लटका कर बैठी हुए नियति दिखाई देती है। नियति को देखते ही प्रलय का सारा गुस्सा ठंडा पड़ जाता है और उसके चेहरे पर एकदम शांत भाव आ जाते हैं। नियति ने एक बार प्रलय की तरफ देखा, फिर अपना चेहरा सामने की तरफ करके चुपचाप बैठ गई। प्रलय अपना ब्लेजर कोच पर रखते हुए नियति के पास आता है और उसके पास बैठकर उसे अपनी गोद में लेने की कोशिश करता है लेकिन नियति प्रलय का हाथ अपने ऊपर से हटाते हुए बोलती है, दूर रहो मुझसे डैडी। प्रलय ये देखकर एक पल के लिए हैरान हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि नियति उसे ऐसा क्यों कह रही है। प्रलय नियति के पास नीचे फ्लोर पर बैठ जाता है और उसके चेहरे को देखने लगता है। नियति जब प्रलय को अपने सामने इस तरह बैठे हुए देखते हैं तो अपने हाथ बांधकर अपनी निगाह में दूसरी तरफ कर लेती है। प्रलय पप्पी फेस बनाते हुए नियति के चेहरे को देखकर बोलता है, बेटू क्या हुआ मेरी डॉल को, क्यों नाराज हो मुझसे, क्या किया डैडी ने? नियति को नाराज देखकर प्रलय का पूरा चेहरा ही उतर जाता है। नियति उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। नियति वहां से उठकर पीछे जाने लगती है तो प्रलय उसके कंधे को पकड़कर उसे रोक लेता है। क्या हुआ है बताओ बेटा, डैडी ने क्या किया है? नियति एक नज़र प्रलय के चेहरे को देखते हैं फिर मुंह बनाकर बोलती है, आपने दुछा दुछा। नियति यह सब बोल नहीं पा रही थी जबकि पहले समझ गया कि नियति क्या बोलना चाहती है। उसने उसकी बात को कंप्लीट करते हुए कहा, दुस्साहस? हाँ बताओ बेटा, मैं क्या दुस्साहस किया है? नियति ने अपनी उंगली हिलाते हुए कहा, नहीं 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 बताओ, मैं खुद बताऊंगी। ये सुनकर प्रलय अपनी गर्दन हिलाते हुए बोला, हाँ बताओ, मैं सुनने को तैयार हूँ। नियति ने प्रलय को देखते हुए कहा, आप मुझे बिना बताए कहाँ तले गए छे? मैं आपता कबते वेट कर रही थी, मुझे नीनी होना था पल आपते बिना मुझे नीनी नहीं आती है, इसलिए मैं गुच्छा हूँ आपछे। प्रलय को ये सारी बात बताते हुए नियति की सांसें फूलने लगती है तो वो गहरी सांस लेने लगी। ये देखकर प्रलय एकदम डर गया और दौड़कर अपने ड्रॉवर से एक इन्हेलर निकाला और नियति के मुंह में लगा दिया। कुछ ही देर में नियति एकदम नॉर्मल हो गई। प्रलय ने उसे अपने सीने से लगाया और उसकी पीठ सहलाकर बोला, सॉरी बच्चा, मैं भूल गया था, मुझे माफ़ कर दो।
नियति भी प्रलय की बात पर मुस्कुराकर बोली, नहीं अच्छे माफ नहीं करूंगी, पहले पनिशमेंट पूरी करो। ये सुनकर प्रलय वहीं पर नियति से अलग होकर उठक बैठक करने लगता है। जबकि नियति यह सब देखकर हंसने लगती है, प्रलय नियति के फेस पर मुस्कुराहट देखकर खुश हो जाता है। वो नियति को अपनी सगी बेटी से भी बका मानता था, इसलिए उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता था। वही प्रलय के रूम के बाहर से गुजर रहे संदीप जी और रौनक जी कुछ बातें कर रहे थे। जब वो यह नज़ारा देखते हैं तो वो दोनों भी मुस्कुरा देते हैं। रौनक जी प्रलय को देखते हुए बोलते हैं, सच में प्रलय कितना ही पत्थर दिल और गुस्से वाला हो पिताजी पर, जो प्यार प्रलय ने हमारी नियति को दिया है वो कोई और नहीं दे सकता। संदीप जी अपनी गर्दन हिलाकर बोले, हाँ सही कह रहे हो तुम रौनक, लेकिन मुझे डर है रौनक मेरे प्रलय की जिंदगी में कोई तूफान ना आ जाए। ये सुन रौनक जी अपनी गर्दन हिलाकर बोले, वही डर तो मुझे भी है, हमारी नियति की जिंदगी में वो कभी नहीं आनी चाहिए। ये कहते हुए रौनक जी और संदीप जी दोनों के ही चेहरे पर परेशानी के भाव आ जाते हैं। आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से रौनक जी और संदीप जी प्रलय की जिंदगी में नहीं आने देना चाहते हैं? क्या ये नियति से रिलेटेड है या फिर कोई और बात है? चैप्टर 14 रणवीर को मिला वारिस बनने का मौका। अगली सुबह रणवीर अपना चेहरा मसलते हुए उठता है। उसने आसपास देखा तो वो अपने रूम में था, मगर ज़्यादा शराब पीने की वजह से उसका सिर चकरा रहा था और सिर दर्द भी कर रहा था। तभी किसी ने उसके चेहरे के आगे नींबू पानी का गिलास किया। रणवीर ने सिर पके हुए अपना चेहरा ऊपर करते हुए जब सामने की तरफ देखा तो आर्यन उसे देखते हुए बोला, नशा उतर गया, तुम्हारा होश आ गया तुम्हें? सिर दर्द हो रहा है इसलिए नींबू पानी लेकर आया हूँ, पी लो, क्योंकि यहाँ पर मेरे अलावा तुम्हारी फिक्र करने वाला शायद कोई नहीं है। रणवीर आर्यन के मुंह से ये सुनकर गुस्से से गिलास पर हाथ मारता है और गिलास एक तरफ फेंक देता है। कांच के टुकड़े चारों तरफ फैल गए थे लेकिन रणवीर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रणवीर ने गुस्से से ब्लैंकेट एक तरफ फेंकते हुए कहा, अगर तू मुझे सुबह सुबह ताने मारने के लिए आया है तो चला जा यहाँ से। आर्यन उसके पास ही बैठ गया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, नहीं मैं तो तुझे बताने आया था कि कल रात तूने अपने बूढ़े बाप को बहुत गुस्सा दिलाया है। ये सुनकर रणवीर ने बेफिक्र होकर कहा, उसका नाम मत ले यार, कल रात मेरी जो हालत थी सिर्फ उसकी वजह से ही थी। ये सुनकर आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन ये काम जो तूने किया है अच्छा ही हुआ, क्योंकि इससे मुझे तेरी बहन को ब्लैकमेल करने का मौका मिल गया। अगर वो सच में तुझे प्यार करती होगी तो तुझे कंपनी का वारिस जरूर बना देगी। ये कहते हुए आर्यन ने आंख मारते हुए रणवीर को देखा। रणवीर उसकी बात पर मुंह बनाकर बोला, अगर ऐसा हुआ तो मैं सबसे ज़्यादा खुश हो सकता हूं, पर अभी के लिए तो मुझे कोई खुशी नहीं है जब तक कि मुझे वो नहीं मिल जाता जो मुझे चाहिए। उद्धरण चिन्ह। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे कि तभी डोर पर नॉक होता है। रणवीर और आर्यन खामोश होकर दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं। तभी वहां पर सृष्टि और राजवर्धन जी आते हैं। सृष्टि में राजवर्धन जी को देखा फिर रणवीर के रूम में आते हुए बोली, भाई आप ठीक हो ना? उद्धरण चिन्ह। रणवीर ने अपनी गर्दन हिला दी पर कुछ बोले नहीं। वही राजवर्धन जी भी अंदर आकर रणवीर के पास बैठ गए। राजवर्धन जी अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे प्यार से बोले, सृष्टि ने बताया कि तुम कितने परेशान हो और मैं कभी नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरी औलाद को कोई भी परेशानी हो। मैं जानता हूं कि मैंने सृष्टि को बारिश बना दिया है, लेकिन मैं तुम्हें भी एक मौका देना चाहता हूं। राजवर्धन जी की बात सुनकर आर्यन ने तिरछी नज़र से रणवीर के चेहरे की तरफ देखा। वहीं रणवीर भी उसके चेहरे की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा देता है। आर्यन ने उसे थम्स अप का इशारा किया। उसकी इस हरकत को सृष्टि ने देख लिया था लेकिन हाथ बांधकर चुपचाप खड़ी थी। रणवीर ने राजवर्धन जी की तरफ देखते हुए कहा, मुझे बहुत बुरा लगा था डैड। जब परिवार का बड़ा बेटा मैं हूं तो मुझे बारिश बनाना चाहिए, लेकिन आपने हमारी छोटी बहन को बना दिया। उसे तो अभी तक कुछ पता भी नहीं है बिजनेस कैसे संभालेगी, अभी सिर्फ उसकी उम्र 18 साल है। उद्धरण चिन्ह। राजवर्धन जी रणवीर की यह बात सुनकर उसके कंधे पर हाथ रखकर थपथपाते हुए बोले, किसी की उम्र से उसकी काबिलियत का पता नहीं चलता है और मेरी बेटी को भी मैं कभी कमज़ोर नहीं मानता। तुम जानते हो कि मेरे बड़े बड़े प्रोजेक्ट में सृष्टि हमेशा से मेरी मदद करते हुए आए हैं।
इसलिए उसे वारिस बनाकर मैंने कोई भी गलत फैसला नहीं किया है। ये सुनकर रणवीर के चेहरे पर गंभीर भाव आ जाते हैं। शायद उसे यह नहीं सुना था और उसे अपने से ऊपर किसी की तरफदारी मंजूर भी नहीं थी। सृष्टि यह बात अच्छी तरह जानती थी कि रणवीर उसकी तारीफ सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं होगा। राजवर्धन जी ने रणबीर की तरफ देखते हुए कहा, ये सब बातें छोड़ो, मगर बेटा मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट संभालो, मगर कंपनी की मालकिन और वारिश मेरी बेटी सृष्टि ही रहेगी। ये सुनकर रणवीर का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। उसने कुछ बोलना चाहा लेकिन तभी आर्यन ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। आर्यन भी हैरान था कि इतना होने के बाद भी सृष्टि ने रणबीर को वारिश नहीं बनने दिया। उसे कहीं ना कहीं सृष्टि की नीयत पर शक हो रहा था। उसने तिरछी नज़र से सृष्टि के चेहरे की तरफ देखा, तभी सृष्टि नम आंखों के साथ रणबीर के पैरों के पास आकर बैठ गई और अपनी भीगी पलकों को उठाकर रणबीर के चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, भाई मैं तो चाहती थी कि मैं अपना सब कुछ आपके नाम कर दूं। जितना भी डैड ने मेरे नाम किया है मैं सब कुछ आपके नाम करना चाहती थी, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। अगले 1 साल तक मैं चाह कर भी आपके नाम कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैं आपके नाम कुछ भी करने की कोशिश की तो सब कुछ सरकार जब्त कर लेगी। ये सुनते ही आर्यन और रणवीर के तो होश उड़ गए। उनको यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। रणवीर एकदम झटके से अपनी जगह से खड़ा हो गया और उसने राजवर्धन जी और सृष्टि के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, यह क्या मजाक है, आप दोनों ऐसा कैसे कर सकते हो। राजवर्धन जी भी खड़े होते हुए रणबीर की तरफ देखते हुए बोले, यह फैसला मेरा था क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगले 1 साल तक मेरा बिजनेस सृष्टि संभाले। अगर सृष्टि अच्छे से सबको संभालती है तो आगे भी प्रॉपर्टी उसके नाम रहेगी, लेकिन अगर तुमने 1 साल में अपने आप को साबित कर दिया तो कंपनी के वारिस तुम बन जाओगे। रणवीर को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली। तभी सृष्टि रणवीर की हथेली को अपनी हथेली में पकड़ते हुए बोली, भाई सिर्फ 1 साल की ही तो बात है, आप अच्छे से कम करिए और देख लीजिएगा आपको सब कुछ मिल जाएगा। सब कुछ? सृष्टि की नज़र रणवीर के चेहरे पर बनी हुई थी। उसने मन ही मन खुद से कहा, आपको सब कुछ मिलेगा, अपने किए का हर बदला आपको चुकाना होगा। मैं जानती हूँ कि आप इस प्रॉपर्टी को पाने के लिए अपनी हर कोशिश करेंगे और 1 साल तक आपके लिए रुकना नामुमकिन है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप एक बार एक गलत कदम उठाकर देखें, आपको अपने किए का बदला जरूर चुकाना होगा। ये कहते हुए सृष्टि के मन ही मन मुस्कुरा देती है, लेकिन ऊपर से वो बेहद इमोशनल होकर रणवीर की तरफ देख रही थी। कोष्टक। रणवीर कुछ नहीं बोला। उसने अपना हाथ सृष्टि की पकड़ से छुड़ा लिया और वहां से बाहर की तरफ चला गया। आर्यन भी रणवीर के पीछे पीछे वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद सृष्टि ऑफिस जाने के लिए अपने घर से निकल गई थी। उसने इस वक्त घुटनों से ऊपर तक की स्कर्ट पहनी हुई थी और क्रॉप टॉप पहना हुआ था। आंखों पर गॉगल्स लगाए हुए थे, हाथ में मोबाइल था। वो खुले बालों में बेहद खूबसूरत लग रही थी। सृष्टि ने जैसे ही अपनी कार का दरवाजा खोला तो सामने बैठे शख्स को देखकर बिल्कुल हैरान हो गई। आप यहाँ? उसने चौंक कर कहा। उसकी कार में कोई और नहीं बल्कि प्रलय बैठा हुआ था। सृष्टि को देखते ही प्रलय के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है, जबकि सृष्टि बिल्कुल हैरान होकर उसको देखने लगती है। प्रलय को अपने सामने देखकर उसके चेहरे की रंगत बिल्कुल बदल गई थी। वो एकदम कांप गई थी। आखिर क्यों आया है प्रलय सृष्टि से मिलने के लिए? क्या कर रहा है प्रलय सृष्टि की कार में? क्या प्रलय को हो गया है सृष्टि से प्यार, या फिर है कोई और बात? आखिर क्या है प्रलय के इरादे? उद्धरण चिन्ह। चैप्टर 15। प्रलय को सृष्टि की जरूरत है। प्रलय को अपने सामने देखकर सृष्टि हैरान हो जाती है। उसे प्रलय के वहां आने का कारण नहीं समझ आ रहा था, जबकि प्रलय सृष्टि को मुस्कुराते हुए देख रहा था। सृष्टि हैरानी से प्रलय को देखते हुए बोली, आप यहाँ पर कैसे? प्रलय ने सृष्टि को देखकर शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा, तुमसे मिलने आया हूँ। तुम्हारी पहली झलक ने मुझे तुम्हारा दीवाना जो बना दिया है। अब तो तुमसे मिलने रहना होगा, वरना यूँ लगता है जैसे तुम जरूरी हो गई हो मुझे जीने के लिए। प्रलय ने यह बातें सृष्टि की आंखों में देखते हुए कही, जिसे सुनकर सृष्टि भौचक्का हो जाती है। वो समझ नहीं पाई कि प्रलय को अचानक क्या हो गया। वो क्या कह रहा है और यह सब बातें क्यों कह रहा है, और सुबह सुबह उसकी कार में वो क्या कर रहा था।
प्रलय की नज़रें सृष्टि को बेहद शिद्दत के साथ देख रही थी। उसकी नज़रों को अपनी तरफ पाकर सृष्टि अपने भी होश संभाल नहीं पा रही थी। संभालती भी कैसे, आखिर सृष्टि के सामने जो शख्स खड़ा था कोई मामूली आदमी नहीं था। उसकी आंखों की तपिश पाने के लिए न जाने कितनी ही लड़कियां इंतजार में रहती थी। सृष्टि ने प्रलय को देखते हुए नज़र चुराकर कहा, क्या कह रहे हैं आप? प्रलय ये सुनकर सृष्टि से बोला, शर्मा रही हो तुम मुझसे? उद्धरण चिन्ह। सृष्टि अपनी गर्दन हिलाते हुए अपनी नज़र उठाकर बोली, नहीं बिल्कुल नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। प्रलय ये सुनते हुए मुस्कुराकर बोला, फिर तो मुझे बहुत हसीन गलतफहमी हुई है। उद्धरण चिन्ह। सृष्टि अब आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। प्रलय की मौजूदगी उसके पूरे शरीर में एक गर्माहट पैदा कर रही थी। वो ड्राइवर से बोली, दूसरी कार निकालो, मैं इस कार में नहीं जाऊंगी। ड्राइवर ने अपनी गर्दन हिला दी जबकि प्रलय सृष्टि को देखकर मुस्कुरा देता है। तभी वहां पर राजवर्धन जी आते हैं जो सृष्टि को देखते हुए कहते हैं, बेटा सृष्टि, प्रलय आया था क्या? राजवर्धन जी ने इतना कहा कि सृष्टि उनकी तरफ देखती है लेकिन उसके मुंह से कुछ शब्द निकलते उससे पहले ही प्रलय कार से बाहर निकलते हुए राजवर्धन जी से बोला, अंकल जहां जहां सृष्टि होगी वहां तो प्रलय आएगा ही। राजवर्धन जी प्रलय की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ देखते हैं। प्रलय मुस्कुराते हुए राजवर्धन जी के पास आकर उनके पैर छूता है। सृष्टि चुपचाप हाथ बांधकर खड़ी थी। प्रलय ही एक वो शख्स था जिससे सृष्टि भागती रहती थी। वो माने या ना माने पर जहां दूसरी लड़कियों प्रलय पर मरती थी वही सृष्टि प्रलय से दूर जाने की कोशिश करती थी, लेकिन उसे कहाँ पता था कि प्रलय उसकी जिंदगी में जाने के लिए नहीं आया है। राजवर्धन जी प्रलय को अपने गले से लगाते हुए बोले, बेटा तुम टाइम से आ गए, वैसे भी अभी सृष्टि ऑफिस जा ही रही थी, अगर तुम नहीं आते तो फिर मैं इसे नए प्रोजेक्ट के बारे में नहीं बात पता। प्रलय ने सृष्टि की तरफ देखते हुए कहा, कोई बात नहीं अंकल, मैं हूं ना, मैं हमेशा सृष्टि को हर कदम पर गाइड करूंगा और इसके साथ रहूंगा, फिर चाहे इसे अच्छा लगे या फिर ना लगे। सृष्टि एकदम हैरानी से प्रलय को देखने लगती है, जो प्रलय कल तक उसके साथ बदला लेना चाहता था और उसके साथ हम बिस्तर होना चाहता था, आज वही ऐसी बातें क्यों कर रहा था। सृष्टि को प्रलय से डर लग रहा था लेकिन सृष्टि ने अपने चेहरे पर यह एक्सप्रेशन नहीं आने दिए। राजवर्धन जी प्रलय से अलग होते हुए उसको देखकर बोले, ये तो मेरी बेटी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं भी यही चाहता था कि बिजनेस में कोई किसी गाइड करने वाला हो, और अगर तुम इसके साथ हो तो मुझे कोई भी फिक्र नहीं है। फिर तो मुझे पूरा यकीन है कि मेरी सृष्टि वो काम भी करेगी जो वो कभी नहीं कर सकती है। तुम इसकी कामयाबी में इसका सहारा बनोगे, मुझे पूरा यकीन है। प्रलय राजवर्धन जी की बात पर मुस्कुरा देता है जबकि सृष्टि राजवर्धन जी की तरफ देखते हुए बोलती है, डैड मुझे देरी हो रही है, क्या मैं जा सकती हूँ? राजवर्धन जी ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ बेटा तुम जा सकती हो, पर पहले ये प्रोजेक्ट की डिटेल्स ले लो। उद्धरण चिन्ह। सृष्टि ने प्रलय को देखा, वह प्रलय उसके चेहरे को ही देख रहा था। सृष्टि ने तुरंत ही अपनी नज़रों को नीचे कर लिया। प्रलय ने सृष्टि को देखते हुए कहा, मैं आपको सारी डिटेल सेंड कर दूंगा सृष्टि, बाकी प्रोजेक्ट को कैसे हैंडल करना है यह आपको मैं बाद में बताऊंगा। प्रलय की बात पर राजवर्धन जी ने सृष्टि की तरफ देखते हुए कहा, जैसा प्रलय कहे वैसा करना सृष्टि, जहां पर सही लगे वहां पर अपनी राय देना। सृष्टि अपनी गर्दन हिलाते हुए बोली, ठीक है डैड। उद्धरण चिन्ह। सृष्टि इतना कहकर वहां से कार में जाकर बैठ जाती है और ड्राइवर कार स्टार्ट करके वहां से ले जाता है। सृष्टि मिरर में प्रलय को देख रही थी जो राजवर्धन जी से बातें कर रहा था। सृष्टि अपने मन में बोली, ये यहाँ पर जरूर किसी इरादे से आए हैं। उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ आर्यन गार्डन में टहलते हुए देख रहा था। प्रलय का खुद चलकर सुबह के वक्त यहाँ आना उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, मगर प्रलय को बार बार सृष्टि के आसपास देखकर आर्यन के दिमाग में न जाने क्या चलने लगता है। वो वहां से हटकर गार्डन में चेयर पर बैठे रणवीर के पास आता है। रणवीर इस वक्त अपनी गर्दन नीचे करके बैठा हुआ था। आर्यन ने जब उसे इस तरह बैठे हुए देखा तो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, तू यहाँ पर बैठकर मातम मना रहा है और वहाँ वो प्रलय सृष्टि के आसपास भंवरे की तरह मंडरा रहा है।
हमने तो कहा सोचा था कि प्रलय सृष्टि की जिंदगी को बर्बाद कर देगा और यह प्रलय तो तेरी बहन के पीछे पीछे घूम रहा है। रणवीर ने ये सुनकर पहले तो ध्यान नहीं दिया, उसने कहा तू जा अभी यहाँ से, मुझे परेशान मत कर। आर्यन हैरान होकर उसे देखने लगा तो रणवीर ने अपनी गर्दन उठाकर उसके चेहरे की तरफ देखा और हैरानी से बोला, क्या कहा तूने, वो वहां पर सृष्टि के साथ, क्या ये सच है? आर्यन ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे इतना पता है कि कल रात से भी मैं प्रलय को सृष्टि के आसपास देख रहा हूँ। जल्दी कुछ करना होगा वरना ये कहीं ये प्रलय सृष्टि के पीछे पागल ना हो जाए। रणवीर ने आर्यन को धक्का मारते हुए कहा, सृष्टि जैसी कितनी लड़कियां उसके बिस्तर पर हर रात सोती हुई मिलती है, वो एक शैतान है, उसके अंदर कोई भी बात नहीं है। वो ऐसा शख्स है जो अपने फायदे के लिए किसी को भी जान से मार सकता है। आर्यन ने अपनी गर्दन हिलाकर कहा, यह मुझे नहीं पता, पर जो मैं सोच रहा हूँ वो सच भी हो सकता है। हमें इतनी बड़ी भूल नहीं करनी चाहिए। रणवीर आर्यन को देखते हुए बोला, तो क्या करूँ मैं? आर्यन उसे देखते हुए बोला, ऑफिस ज्वाइन कर। जब तक तू खुद ऑफिस ज्वाइन नहीं करेगा तब तक तुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा। रणवीर को गुस्सा आ जाता है, उसने आर्यन के गाल पर एक थप्पड़ मारते हुए कहा, तुझे मजाक लग रहा है ये सब? मैं ऑफिस ज्वाइन करो और एक मैनेजिंग डायरेक्टर की तरह काम करूं, मुझे मैन पावर चाहिए, मुझे वारिश बना है, नौकरी नहीं करनी है। आर्यन ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा, प्रलय सृष्टि के साथ कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग करने वाला है और किसी प्रोजेक्ट पर दोनों एक साथ काम करने वाले हैं, तो तेरे लिए यह बहुत अच्छी बात है कि तू सब कुछ पता लगा सकता है। इससे तुझे प्रलय के मन में सृष्टि को लेकर नफरत घोलने का वक्त भी मिल जाएगा और हमें सृष्टि के साथ कुछ भी गलत करने की जरूरत नहीं होगी। हम प्रलय के हाथों उसे बर्बाद करवा देंगे, फिर सब कुछ तेरे ही पास होगा। आर्यन की सोच एक गीदड़ की तरह थी, वो इतना कुछ भी सोच सकता है, रणवीर यह नहीं जानता था। मगर अब आर्यन की बात उसे सही लग रही थी, क्योंकि इसके अलावा रणवीर के पास कोई दूसरा तरीका नहीं बचा था। उसको अगर सब कुछ चाहिए था तो सबसे पहले सृष्टि को ही उसे रास्ते से हटाना था, और यह काम प्रलय से बेहतर कोई नहीं कर सकता था। प्रलय एक ऐसा शैतान था जो अगर किसी को मारकर दफन भी कर देता था तो किसी को कानो कान खबर नहीं होती थी, पर वो सिर्फ अपने दुश्मनों और गलत लोगों को ही सजा देता था। सृष्टि ऑफिस पहुंचती है, जहां पर उसने ऑफिस में जब डायरेक्टर के रूम की टेबल पर अपना नाम देखा तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो नाम और ओहदा उसे हिम्मत दे रहा था और उसे ताकत दे रहा था। सृष्टि दिन भर वहीं पर बैठी काम करती रही, तभी शाम के 6 बजे उसे किसी अननोन नंबर से कॉल आता है। सृष्टि किसी फाइल पर साइन कर रही थी, उसने मोबाइल उठाकर उसे अपने कान से लगा लिया और अपना काम करते हुए बोली, हेलो सृष्टि स्पीकिंग। तभी सामने से आवाज आई, आपसे नए प्रोजेक्ट के सिलसिले में बात करनी है। सृष्टि आवाज सुनते ही पहचान गई कि यह आवाज पहले की है। उसने अपनी गर्दन सीधी करते हुए मोबाइल को हाथ से पकड़कर कहा, हाँ कहिए। प्रलय ने कहा, यहाँ पर नहीं, अगले 30 मिनट में मेरे घर पहुँच जाओ, मैं वहीं पर तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। सृष्टि हैरान हो गई, उसमें कहा, पर मैं अपने ऑफिस से वहां पर कैसे आ सकती हूँ? उद्धरण चिन्ह, प्रलय अगर आप नहीं आ सकती तो मैं अपना ड्राइवर भेज देता हूँ। सृष्टि मेरे कहने का यह मतलब नहीं था। उद्धरण चिन्ह, प्रलय ठीक है, आपके कहने का जो भी मतलब है आप मेरे घर पर आकर मुझे बता दीजिएगा। उद्धरण चिन्ह, ये कहकर प्रलय ने कॉल रख दिया। वही सृष्टि अपने मोबाइल को कान से हटाकर अजीब नजरों से प्रलय के नंबर को देखते हुए बोली, अब उनसे मिलने भी जाना होगा, वो भी उनके घर। उद्धरण चिन्ह, सृष्टि यह कहती है कभी उसके दिमाग में प्रलय की कहीं बात घूमने लगती है, अपना बचा हुआ काम पूरा कर लेते हैं, तुम काम अधूरा छोड़कर चली गई थी। उद्धरण चिन्ह, सृष्टि प्रलय की यह बात सुनकर अपनी गर्दन हिला देती है। वो बोली, कहीं वो उस रात का बदला लेने के लिए तो मुझे नहीं बुला रहे हैं? क्या सृष्टि जाएगी प्रलय से मिली है? प्रलय ने सृष्टि को अपने घर पर क्यों बुलाया है? उद्धरण चिन्ह, चैप्टर 16, मेरे हिसाब से चलना होगा तुम्हें डॉल। उद्धरण चिन्ह, प्रलय के घर पहुंचकर सृष्टि ने बाहर खड़े होकर एक नज़र बंगले पर डाली। सफ़ेद कलर के पेंट का आलीशान, बहुत बड़ी जमीन पर फैला वो बंगला सृष्टि के घर के बराबर ही था, जिसे देखकर सृष्टि ने गहरी सांस लेकर कहा,
मुझे यहाँ तो बुला लिया है पर यहाँ पर कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा। मुझे तो पता चला था कि मिस्टर रयजादा की पूरी फैमिली है, पर घर को देखकर तो लग रहा है कि सिर्फ मैं ही हूँ। सृष्टि अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लेती है और वहां से अंदर की तरफ चल पड़ती है। वो ज्यादा वक्त वहां खड़ी नहीं रह सकती थी, वही प्रलय की नज़र उसके ऊपर बराबर बनी हुई थी। सृष्टि जब घर के अंदर आती है तो वहां पर बिल्कुल साइलेंस था। सृष्टि वहां से धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि प्रलय का रूम कहाँ पर है। सृष्टि गलती से स्विमिंग पूल की तरफ चली जाती है, जहां पर उसे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। ये देखकर सृष्टि पिलर के पीछे छुप जाती है। तभी उसने पिलर के पीछे से झांकते हुए देखा तो कोई तो था जो स्विमिंग पूल में खड़ा था और उसका चेहरा सामने की तरफ था। उसकी मस्कुलर बॉडी से पानी की बूंदें चमक रही थी। वो कोई और नहीं बल्कि प्रलय था, पर उसका चेहरा सामने होने की वजह से सृष्टि उसके चेहरे को नहीं देख पा रही थी, पर प्रलय का हॉट और सेक्सी बदन सृष्टि की आंखों के सामने था, जिस पर से वो चाहकर भी अपनी नज़र हटा नहीं पा रही थी। सृष्टि का मुंह खुला रह जाता है। वो अपनी धड़कनों की बढ़ी हुई रफ्तार को महसूस कर रही थी। न जाने कैसा आकर्षण था जो उसे प्रलय की ओर खींच रहा था। प्रलय के लुक्स पर मरने वाली लड़कियों की कमी नहीं थी। सृष्टि का ध्यान नहीं जाता, पर तभी उसके कानों में कुछ गिरने की आवाज़ होती है, जिस पर सृष्टि एकदम चौंक जाती है और हड़बड़ाकर अपने कदम वापस बाहर की तरफ बढ़ाती है। पर तभी नीचे बिखरे हुए पानी पर उसका ध्यान नहीं जाता और वो नीचे गिरने को होती है, पर किसी ने उसकी कलाई को पकड़ लिया। सृष्टि आधी स्विमिंग पूल के ऊपर लटकी हुई थी और उसके पैर किनारे पर थे। अगर उसकी कलाई किसी ने पकड़ी ना होती तो वो नीचे गिर जाती है। सृष्टि ने अपनी गर्दन घुमाने की कोशिश की, पर तभी जिस शख्स ने उसकी कलाई पकड़ी थी उसने सृष्टि को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। सृष्टि एकदम जाकर उस शख्स के सीने से लिपट गई, पर जब उसने नज़र उठाकर देखा तो अपने सामने प्रलय को देखकर उसका गला सूख गया। टॉवल में लिपटा हुआ प्रलय, जिसकी मस्कुलर बॉडी पर सृष्टि के हाथ थे, जिसकी रौबदार आंखें सृष्टि को ही देख रही थी, जिसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। प्रलय के बालों से गिरती पानी की बूंद सृष्टि के चेहरे पर टप टप गिर रही थी। सृष्टि को यूं लगा जैसे वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। प्रलय ने उसकी कमर को कसकर पकड़ा हुआ था। सृष्टि के हाथ प्रलय के सीने पर थे। प्रलय सृष्टि के चेहरे को देखते हुए बोला, मेरे सीने पर हाथ रखोगी तो मुझसे प्यार हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। सृष्टि यह सुनते ही होश में आती है और प्रलय के सीने से अपना हाथ हटाकर उससे दूर होने की कोशिश करती है, पर प्रलय उसे वापस अपनी तरफ खींच लेता है। प्रलय की इस हरकत पर सृष्टि एकदम हैरान होकर उसके चेहरे को देखने लगती है। प्रलय सृष्टि के बालों को देखते हुए बोला, मैंने हाथ हटाने को कहा था, दूर जाने को नहीं कहा था डॉल। प्रलय के ऐसे बोलने पर सृष्टि कुछ पल तो उसके चेहरे को देखती रही। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो जानती थी कि वो माने या ना माने, पर उसके दिल में प्रलय को लेकर डर है। वो प्रलय से थोड़ा ही सही पर डरती जरूर है। प्रलय भी यह समझता था, पर उस पर अपना जोर नहीं चलाना चाहता था। सृष्टि को बोलने का पूरा मौका देना चाहता था। सृष्टि हड़बड़ाकर बोली, आपने मुझे बुलाया था प्रोजेक्ट के सिलसिले में, वो डिस्कशन कर लेते हैं। सृष्टि यह बोलते हुए प्रलय की आंखों में नहीं देख रही थी। प्रलय ने मुस्कुराते हुए उसे छोड़ दिया। वो अपने टॉवल को अच्छे से कमर पर खोसते हुए अपनी गर्दन हिला देता है। प्रलय बोला, हॉल में बैठो, मैं आ रहा हूँ। सृष्टि ने अपनी गर्दन हिलाए और तेज कदमों से वहां से हॉल की तरफ चली गई। प्रलय उसे जाते हुए देखता है, फिर अपने रूम में आ जाता है। सृष्टि हॉल में आकर सोफे पर बैठ गई। वो अपने होंठों को दांतों से दबाकर प्रलय के बारे में सोचने लगी। प्रलय का उसके करीब आना, प्रलय को वो किस तरह देख रही थी, ये सब सोचकर सृष्टि को अपने ऊपर ही शर्म आ रही थी। सृष्टि अपने आप से बोली, क्या कर रही हूँ मैं? उनके करीब क्यों जा रही हूँ? वो तो मुझे डराते हैं। मैं उनके करीब जाकर कुछ नहीं बोल पाती, फिर भी उनके करीब कैसे जा रही हूँ? उस रात को मैं नहीं भूल सकती हूँ। कहीं इन्होंने उस रात का बदला लेने के लिए मेरे साथ कुछ गलत कर दिया तो? मेरे पिछले जन्म में इन्होंने मुझे सजा दी थी, मैं इस जन्म में इनको वो सब नहीं करने दे सकती। सृष्टि यह सब बोल रही थी बिना ये जाने कि कोई उसकी सारी हरकतें देख रहा था।
प्रलय अपने रूम के सीक्रेट ऑफिस में दीवार पर लगे सीसीटीवी कैमरा में पूरे घर की फुटेज चलाए हुए था, जिसमें उसने सृष्टि की फुटेज को जूम कर लिया और शर्ट पहनते हुए मुस्कुरा उठा। हालांकि सृष्टि क्या बोल रही थी ये तो उसे समझ नहीं आ रहा था, मगर वो सृष्टि के बच्चों की तरह नाखून चबाने की स्टाइल को देख रहा था। प्रलय फुटेज को देखते हुए बोला, इतनी बड़ी कंपनी की वारिस हो तुम डॉल, पर हरकतें टीनेज वाली है तुम्हारी। उद्धरण चिन्ह। फिर उसने अपना मोबाइल उठाया और सृष्टि को मैसेज किया। नीचे हॉल में सोफे पर बैठी सृष्टि इधर उधर देख रही थी, क्योंकि घर में एक नौकर तक नहीं था जो उसे पानी दे सके। वो पानी पीना चाहती थी पर किचन में जाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो एक जगह पर जमकर बैठी हुई थी। प्रलय का मैसेज आने पर उसका मोबाइल रिंग किया। सृष्टि में मोबाइल उठाकर देखा तो प्रलय का मैसेज था, मेरे रूम में आ जाओ। उद्धरण चिन्ह। सृष्टि ने जब ये पढ़ा तो एकदम नजर उठाकर ऊपर की तरफ देखा। प्रलय के रूम का डोर खुला था, जिसे देखकर सृष्टि ने अपना गला थूक से गीला किया और बोली, यह मुझे ऊपर क्यों बुला रहे हैं? क्या मेरे साथ कुछ गलत? मुझे जाना चाहिए या नहीं? उद्धरण चिन्ह। सृष्टि को डर लग रहा था, वो ऊपर जाने में कतरा रही थी। डरना तो जरूरी था, इतना बड़ा महल और उसमें सिर्फ प्रलय और सृष्टि ही थे। रात भी हो गई थी, प्रलय ने उसे इस वक्त बुलाया था, ये बात भी सृष्टि को डरा रही थी। सृष्टि कुछ देर तो बैठी रही, फिर उठकर सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर की तरफ चल दी। वो रूम के बाहर आ गई। उसने बाहर से ही एक बार अंदर की तरफ देखा। सृष्टि ने अपनी मुट्ठी बंद की और अंदर आ गई। अंदर काउच पर राजा की भांति प्रलय पैर पर पैर रखकर बैठा हुआ था। उसकी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले थे। वो काफी हैंडसम लग रहा था। सृष्टि उसके पास आकर सामने वाले सोफे पर बैठ गई। प्रलय ने अपना आईपैड सृष्टि की तरफ बढ़ाकर कहा, ये कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे कल ही प्रोजेक्ट पर काम शुरू करना है। सृष्टि ने हैरान होकर कहा, पर आप तो अभी यह प्रोजेक्ट शुरू नहीं करने वाले थे, आपने तो कहा था कि आप 6 महीने बाद ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। उद्धरण चिन्ह। प्रलय अपने आस्तीन को ऊपर चाहते हुए बोला, नहीं, मैंने अपना डिसीजन चेंज कर दिया है, अब ये प्रोजेक्ट कल से ही शुरू होगा। सृष्टि में गहरी सांस ली और कॉन्ट्रैक्ट बनने लगी। ये प्रोजेक्ट तो उसकी कंपनी के लिए फायदे का ही सौदा था, क्योंकि इसमें 80% इन्वेस्ट प्रलय की कंपनी की ओर से ही होने वाला था। बाकी 20% कश्यप इंडस्ट्री की ओर से होने वाला था, पर दोनों पार्टनर 50-50% के थे। सृष्टि ने कॉन्ट्रैक्ट रीड की, तभी उसे एक बात समझ नहीं आई तो वो बोली, यह क्या है? उद्धरण चिन्ह। प्रलय को शायद पहले से ही पता था कि सृष्टि यह बात पूछने वाली है। वो सृष्टि के चेहरे को देखते हुए बोला, इस क्लोज में साफ लिखा है कि इस प्रोजेक्ट में क्या करना है ये सब मेरे हिसाब से ही तय होगा, और आपको यह मानना होगा। मैं जो भी कहूँगा इस प्रोजेक्ट के बारे में, आपको उस पर मेरा पूरा साथ देना होगा। सृष्टि ने प्रलय को देखते हुए गंभीर होकर कहा, पर यह फैसला तो दोनों ओर से बराबर है, आप अकेले कैसे सब फैसले ले सकते हैं? प्रलय काउच से खड़ा होकर अपनी पेंट की पॉकेट में हाथ डालते हुए सृष्टि के चेहरे को देखते हुए बोला, मैं जो चाहता हूं वही होगा, क्योंकि यह प्रोजेक्ट प्रलय सिंह रायजादा का है। सृष्टि वहां से खड़ी होते हुए बोली, पर मैं भी इस प्रोजेक्ट पर फैसला लेने का हक रखती हूं। उद्धरण चिन्ह। प्रलय सृष्टि के करीब आकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, डॉल, फिक्र मत करो, मेरे किसी भी फैसले से आज तक कोई अफसोस नहीं कर पाया है, तुम भी नहीं कर पाओगी। विश्वास करो अपने पार्टनर पर। प्रलय के ये कहने पर सृष्टि और प्रलय की आंखें एक दूसरे से मिली हुई थी। क्यों रखी है प्रलय में ऐसी शर्त? क्या प्रलय सृष्टि को अपने हिसाब से चलाना चाहता है? क्या प्रलय सृष्टि के खिलाफ कुछ करने की साजिश कर रहा है, या फिर प्रलय सृष्टि के लिए ये सब कर रहा है? क्या है प्रलय के इरादे? चैप्टर 17 सृष्टि की जान खतरे में। प्रलय की बात सुन सृष्टि ने उसकी तरफ देखा, फिर अपना गला साफ करते हुए बोली, पर आपके फैसले को जानने और उस पर राय देने का हक तो होना चाहिए मिस्टर प्रलय। उद्धरण चिन्ह। प्रलय सृष्टि की बात सुन मुस्कुराकर बोला, हक तो आपको है, किसने कहा हक नहीं है? आपको जो हक चाहिए आप ले सकती है, डॉल। उद्धरण चिन्ह। सृष्टि समझ नहीं पा रही थी कि प्रलय उसे बार बार डॉल क्यों बोल रहा था।
वो उसे सृष्टि नाम से भी तो बुला सकता था। सृष्टि ने प्रलय को देखते हुए कहा, मेरा नाम सृष्टि है, आप मुझे उस नाम से बुला सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। प्रलय ये सुनकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, हाँ बुला तो सकता हूँ, पर मुझे अपने हिसाब से चलने की आदत है। अगर आपको ये नाम पसंद नहीं है तो मैं आपके डैड से बात कर सकता हूँ, अगर उन्हें कोई आपत्ति नहीं हुई तो मैं आपको डॉल ही कहूँगा। प्रलय की बात सुन सृष्टि में अपनी गर्दन हिलाकर कहा, नहीं उसकी जरूरत नहीं है, आपको जिस नाम से बुलाना है आप बुला लीजिए। क्योंकि अगर आप डैडी को कहेंगे तो उन्हें कोई इतराज नहीं होगा, आखिर आप मेरे डैडी के इतने क्लोज जो है। प्रलय ने मुस्कुराते हुए कहा, पर तुमसे ज्यादा नहीं डॉल। सृष्टि ने अपनी गर्दन हिलाए और बोली, मुझे अब चलना चाहिए, काफी वक्त हो गया है, इतने बड़े घर में अकेले रहना भी ठीक नहीं है मेरे लिए। प्रलय ये सुनकर उसके करीब करीब आने लगा और सृष्टि उसे अपने करीब आते हुए देखकर घबराकर उसके चेहरे को देखने लगी। सृष्टि पीछे हटते हुए दीवार से लग जाती है। प्रलय एक तरफ दीवार पर हाथ रखते हुए सृष्टि की तरफ देखकर बोलता है, क्यों तुम्हें डर लगता है मुझसे डॉल? उद्धरण चिन्ह। सृष्टि उसकी बात सुनकर उसकी आंखों की तरफ देखती है, लेकिन प्रलय की आंखों की तपिश वो सह नहीं पाती तो अपनी गर्दन नीचे करते हुए बोलती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अभी बहुत देर हो चुकी है और मुझे घर जल्दी जाना था, डैडी ने मुझे जल्दी घर पर बुलाया था, इसलिए मैं जा रही हूँ। सृष्टि यह कहते हुए वहां से जाने लगती है, लेकिन प्रलय दूसरी तरफ से अपना हाथ रख लेता है और उसे कैद कर लेता है। सृष्टि एकदम हैरान होकर प्रलय के चेहरे की तरफ देखने लगती है, उसका दिल बहुत बुरी तरह डर गया था। प्रलय की यह हरकत देखकर उसे लग रहा था कि पहले उसके साथ न जाने क्या करने वाला है। तभी प्रलय ने सृष्टि की तरफ देखकर कहा, वैसे उस रात का जो काम अधूरा। सृष्टि एकदम डर जाती है, उसने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, मेरे पास इन सब बातों के लिए वक्त नहीं है, मैं यहाँ पर आपसे प्रोजेक्ट के सिलसिले में बात करने आई थी और यह काम खत्म हो चुका है, मुझे जाना है। प्रलय समझ गया कि सृष्टि इस वक्त उसकी बात नहीं सुनना चाहती है, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है चली जाना, लेकर उससे पहले मेरा एक काम करती जाओ। सृष्टि ने प्रलय की तरफ देखते हुए कहा, कैसा काम? प्रलय मुस्कुराते हुए उससे दूर हट गया और टेबल पर रखे हुए अपने आईपैड की तरफ इशारा करते हुए बोला, इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट है अपने आईपैड में सेंड कर लो ताकि तुम्हें बाद में प्रॉब्लम ना हो। वैसे तो मैं कल तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर भेज दूंगा, लेकिन फिर भी आज रात का वक्त है तुम्हारे पास, इन सभी को अच्छे से पढ़ लेना। सृष्टि ने प्रलय की तरफ देखकर अपना सिर हिला दिया और प्रलय का आईपैड उठाकर उसमें से सारी डिटेल्स अपने आपस सेंड कर ली। प्रलय अपनी पेंट की पॉकेट में हाथ डाले सृष्टि को चुपचाप देख रहा था। सृष्टि अपना सारा काम करके वहां से जाने लगी, फिर कुछ सोचकर प्रलय की तरफ देखकर बोली, मुझे बुलाकर आपने सभी को घर से बाहर भेज दिया, ये बात कुछ सही नहीं लगी। प्रलय उसके चेहरे को देखकर हल्का सा मुस्कुराकर बोला, हमारे बीच किसी और का क्या काम है डॉल? मैं और तुम, बस ये काफी नहीं है क्या? उद्धरण चिन्ह। सृष्टि के पास प्रलय के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, वो प्रलय से बिना कुछ कहे वहां से नीचे आ गई। वही प्रलय भी रूम से बाहर आकर रेलिंग के पास आकर खड़ा हो गया। सृष्टि एक बार पीछे पलटकर देखना चाहती थी, मगर यह सोचकर कि कहीं प्रलय उसे ना देख रहा हो, ये सोचकर वो रुक गई और सीधे महल से बाहर निकल गई। वही प्रलय उसके जाने के बाद सार्कास्टिक तरीके से मुस्कुराकर बोला, डॉल तुम बच नहीं पाओगी मुझसे। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए प्रलय की आंखों में अजीब सा जुनून दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ सृष्टि ऑफिस से घर नहीं आई थी, वही आर्यन सृष्टि से मिलने के लिए आया था, मगर उसे जब काफी देर तक सृष्टि नहीं दिखी तो वो गुस्से से भर गया। घर पर रणवीर नहीं था, सिर्फ राजवर्धन जी थे जिससे आर्यन सही से बात नहीं करता था। राजवर्धन जी को भी आर्यन नहीं पसंद था। आर्यन ने सृष्टि के सेक्रेटरी को कॉल किया तो पता चला कि सृष्टि तो प्रलय के घर पर गई है, वो भी अकेले। आर्यन ने जब ये सुना तो वो गुस्सा होते हुए बोला, मुझे एक बार इन्फॉर्म तक नहीं किया। काफी बदल गई हो तुम सृष्टि, वरना पहले तो कहीं जाने से पहले सिर्फ आर्यन की रजामंदी जरूरी होती थी तुम्हारे लिए, और आज आर्यन कुछ नहीं है। प्रलय और तुम्हारे बीच क्या चल रहा है ये तो मैं पता लगाकर रहूंगा और प्रलय के मन में तुम्हारे लिए नफरत को पैदा करके रहूंगा। वो ये कहते हुए अपने आप से बातें कर रहा था, तभी वहां पर राजवर्धन जी आते हैं।
आर्यन को सृष्टि के रूम में बैठा हुआ देखकर राजवर्धन जी उसके पास आकर बोले, तुमसे कुछ बात करनी है मुझे। आर्यन बेड से खड़ा होकर बोला, जी अंकल कहिए। राजवर्धन गंभीर होकर उसके चेहरे को देखते हुए बोले, तुम तो जानते हो मेरी बेटी तुमसे प्यार करती है और उसकी जिद की वजह से मैंने तुम्हारी और उसकी सगाई करवाई थी, पर मैं अभी भी तुम पर विश्वास नहीं करता हूँ। राजवर्धन जी की बात सुन आर्यन मन ही मन बोला, तेरा विश्वास चाहिए भी किसको बुढ़े, तू अपनी सगी औलाद को वारिस ना बना पाया, तू किसी और को तो क्या ही देगा। राजवर्धन जी ने आर्यन को देखते हुए कहा, मैं तुम्हारी शादी तब तक मेरी बेटी से नहीं करवाऊंगा जब तक तुम एक जिम्मेदार आदमी नहीं बन जाते, इसलिए अच्छा होगा कि तुम अपने डैड का बिजनेस ज्वाइन कर लो और अपने ऊपर काम करो। राजवर्धन जी की बातों में आर्यन को कोई खास मतलब नहीं था। वो तो जल्दी से जल्दी वहां से जाना चाहता था। तभी उसका मोबाइल बजने लगा तो उसने मोबाइल की तरफ देखा। मिशा का कॉल था। मिशा का कॉल देखकर आर्यन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो राजवर्धन जी की तरफ देखते हुए बोला, अंकल आप ये सब बातें मुझे बाद में बता देना, अभी मुझे जाना होगा। इतना बोलकर आर्यन राजवर्धन जी की बात सुने बगैर ही वहां से चला गया। राजवर्धन जी के शब्द उनके गले में ही रह गए। वो उसे जाते हुए देखते रह गए। राजवर्धन जी परेशानी से अपने आप से बोले, ये तो मेरी बात सुनता ही नहीं है। सृष्टि तुमने इससे मोहब्बत करके बहुत बड़ी गलती कर दी है मेरी बच्ची। सृष्टि कार ड्राइव कर रही थी। वो प्रलय के घर हुई सारी बातों के बारे में सोच रही होती है। उसका पूरा ध्यान कार ड्राइव करने में था। वो कार ड्राइव करते हुए बोली, आखिर यह अपने आप को समझते क्या है, कितना डराते हैं मुझे, मेरा रिबर्थ इनसे डरने के लिए तो नहीं हुआ है। सृष्टि अपनी बातों में इतनी उलझी हुई थी कि उसे पता ही नहीं चला कब से उसकी कार के पीछे कुछ काले रंग की गाड़ियां भी चल रही थी जो उसका ही पीछा कर रही थी। सृष्टि की अचानक नज़र जब मिरर पर गई तब उसने अपने आप से कहा, इस वक्त इतनी सारी एक जैसी गाड़ियां मेरी कार के पीछे क्या कर रही है। सुनसान सड़क पर सृष्टि के अलावा कोई नहीं था। उसके पीछे वो गाड़ियां थी जिसमें से दो गाड़ियां बिल्कुल उसकी कार के बराबर आ गई और सृष्टि की कार को टेक ओवर करने की कोशिश करने लगी। सृष्टि ने दाएं बाएं देखा और अपनी कार की स्पीड बढ़ा दी, पर वो गाड़ियां भी सृष्टि के कार के बराबर चल रही थी। सृष्टि ने देखा उन गाड़ियों में काले रंग का कोट पहने और अपना चेहरा कवर किए हुए आदमियों ने लंबी सी बंदूक से सृष्टि पर निशाना साध लिया है। सृष्टि एकदम घबरा गई। उसने अपनी कार की स्पीड बढ़ाई पर तभी दोनों ओर से उस पर शूट होने लगा। सृष्टि का ड्राइविंग से बैलेंस बिगड़ने लगा। तभी सृष्टि ने देखा कि सामने से एक और ब्लैक रंग की कार आ रही थी। सृष्टि अब चारों तरफ से फंस चुकी थी। सृष्टि की कार सामने वाली कार से टकरा जाती है और एक तेज गूंज होती है। क्या सृष्टि का एक्सीडेंट हो गया है? किसने किया होगा सृष्टि पर हमला? कैसे बचेगी सृष्टि? क्या सृष्टि की जान खतरे में है? चैप्टर 18 सृष्टि हुई हॉस्पिटल में एडमिट। सृष्टि का सिर कार के आगे वाले हिस्से से टकरा जाता है जिसकी वजह से उसके सिर से खून आने लगता है। वो बेहोश होकर गिर जाती है। वहीं दूसरी तरफ जिन गाड़ियों ने उसे घेर हुआ था उनमें से ब्लैक कलर के सूट पहने हुए हटे खट्टे आदमी बाहर निकलते हैं। उन सभी के हाथों में बड़ी बड़ी बंदूकें थे। उन सभी की आंखों पर काले कलर का चश्मा लगा हुआ था। सभी सृष्टि की तरफ बढ़ते हैं और उसके कार का दरवाजा खोलकर उसे बाहर की तरफ निकलने लगते हैं, लेकिन तभी उन सभी के ऊपर फायर होने लगता है। अचानक से फायर होने पर वहां पर हड़बड़ी मच जाती है, लेकिन किसी को नहीं पता चला कि यह फायर कहां से हो रही है। सभी आदमी एक्शन में आ जाते हैं और वहां से वापस अपनी अपनी गाड़ियों में चले जाते हैं। तभी आसमान में एक बड़ा सा हेलीकॉप्टर पर उड़ता हुआ बिल्कुल सृष्टि की कार के ऊपर आ जाता है और उसने ऊपर से ही सृष्टि की कार को हवा ही में उठा लिया। अपनी कार में बैठे वो सभी आदमी ये दृश्य बिल्कुल हैरानी से देखने लगते हैं। उन्होंने फायर करने की कोशिश की, लेकिन तभी उनकी गाड़ियों के ऊपर वापस फायर होने लगता है। वो सभी अपनी अपनी गाड़ियों के शीशे ऊपर कर लेते हैं। वो हेलीकॉप्टर सृष्टि की गाड़ी को फंसाकर उसे वहां से लेकर उड़ जाता है। वो आदमी जो सृष्टि को मारने के लिए आए थे वो सभी मुंह खोले ये दृश्य देखते रह जाते हैं। जब वो हेलीकॉप्टर सृष्टि को लेकर वहां से उड़ जाता है उसके बाद उनमें से एक आदमी ने अपना मोबाइल निकाला और किसी का नंबर डायल करके उसे कॉल किया।
सामने से कॉल पिक होते ही आदमी ने कहा, हेलो सर, यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। उद्धरण चिन्ह। उसकी यह बात सुनकर सामने से गुस्से भरी आवाज आई जो किसी और की नहीं बल्कि रणवीर की थी। रणवीर गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोला, क्या बेवकूफ़ी की है तुम लोगों ने? उसे पकड़कर डराया या फिर नहीं? उसे घाव दिए या नहीं? ये सुनकर वो आदमी रणवीर को सारी बातें बता देता है, जिसके बाद रणवीर गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है, व्हाट द हेल, तुम लोगों से इतना काम नहीं हुआ? एक लड़की को डराने के लिए कहा था, उसे चोट देने के लिए कहा था, और तुम सभी नालायक निकम्मों की फौज पाली है मैंने। रणवीर ने ये कहते हुए गुस्से से कॉल कट कर दिया। वही अपने पास बैठी हुई खूबसूरत लड़की जो आधे कपड़ों में थी, उसे अपने आप से दूर धकेल दिया। वो लड़की काउच से नीचे गिर गई और औंधे मुंह नीचे गिरने की वजह से उसकी नाक में चोट लग जाती है और नाक से खून बहने लगता है। लड़की गुस्से से खड़ी होती है और रणवीर की तरफ देखते हुए बोलती है, आर यू इडियट, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? उद्धरण चिन्ह। लड़की के इतना बोलने पर गुस्से से भरा हुआ रणवीर अचानक ही उसकी गर्दन पकड़कर उसे दीवार से लगा देता है और उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, यस आई एम साइको, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की? उसकी यह बात सुनकर लड़की एकदम कांप जाती है और उसके हाथ पैर छटपटाने लगते हैं, लेकिन रणवीर उसे नहीं छोड़ता। जब वो लड़की बेहोश होने को हुई तो रणवीर उसे छोड़ देता है और उसे आधे कपड़ों में पकड़कर उसे अपने रूम से बाहर फेंक देता है। वो इस वक्त अपने प्राइवेट होटल रूम में एक लड़की के साथ मौजूद था और उस लड़की को उसने अभी अभी अपने रूम से बाहर फेंक दिया था। वो लड़की अपने आप को जैसे तैसे संभाल कर वहां से भाग जाती है। अंदर रणवीर गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद करके उसे दीवार पर लगातार मारते हुए बोलता है, मैं चाहता था कि मैं तुम्हें डराऊं, इतना डराओ कि तुम अपनी मर्जी से डायरेक्टर की पोस्ट छोड़ दो, लेकिन न जाने कौन है जो तुम्हें मेरी नज़रों से बचा कर ले गया। लेकिन जो भी है ज़्यादा दिन तक बच नहीं पाएगा। मैं जल्दी ही उसे ढूंढ दूंगा और तुमसे भी वो सब कुछ वापस लूंगा जो कि मेरा है। रणवीर इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसे सृष्टि के जिंदा रहने से और मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन सृष्टि जब तक जिंदा थी तब तक उसे वारिस बनने का मौका नहीं मिलने वाला था। वो सृष्टि को जान से भी नहीं मार सकता था, वरना उसकी सारी प्रॉपर्टी सरकार के पास चली जाएगी। इसलिए उसने सृष्टि को डराने के लिए ये सब किया था। रणवीर इतनी जोर से अपना हाथ दीवार पर मार रहा था कि उसके हाथों से खून आने लगता है। रणवीर ने गुस्से से अपनी आंखें बंद की और अपने आप से बोला, मैं तुम्हें इतनी आसानी से जीतने नहीं दूंगा, आई विल टेक माई प्लेस बैक। तभी रणवीर के रूम के बाहर किसी ने जोर जोर से नॉक करना शुरू कर दिया। रणवीर पहले ही गुस्से में था। उसने चिल्लाकर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इस वक्त जाओ यहाँ से। मगर उसकी किसी ने बात नहीं सुनी। बाहर से नॉक करने की आवाज़ और भी तेज हो गई। रणवीर ने गुस्से से डोर ओपन किया तो सामने देखा कि आर्यन मिशा के साथ उसके सामने खड़ा है। मिशा रणवीर को देखते ही उसके गले से लिपट गई और गुस्से से बोली, मैं पूरे 2 दिन के बाद वापस आ रही हूं और तुम मुझे लेने तक नहीं आए। मुझे पता चला तुम यहाँ पर किसी लड़की के साथ हो। मिशा रणबीर से दूर हो गई और यहाँ वहाँ देखने लगी। तभी फ्लोर पर गिरे हुए लड़की के कपड़े दिखाई देते हैं, जिसे देखकर हमेशा गुस्से से रणवीर को देखते हुए बोलती है, इसका मतलब तुम सच में यहाँ पर किसी लड़की के साथ थे। रणबीर इस वक्त उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देना चाहता था। वैसे भी वो कौन सा मिशा से सच्चा प्यार करता था, उसके लिए वो सिर्फ टाइम पास थी। मिशा की बात पर रणबीर ने उसके बालों को पीछे से पकड़ लिया और उसके चेहरे को अपने चेहरे के आगे करते हुए बोला, मुझे स्टॉक करने की कोशिश भी मत करो। तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो गर्लफ्रेंड बनकर रहो, बीवी बैठने की सोचना भी मत। मिशा भी गुस्से से रणवीर को देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने रणवीर को अपने आप से दूर धक्का मारा। आर्यन रणवीर के पास आया और उससे बोला, रणवीर इतना गुस्सा क्यों हो रहा है, क्या हुआ है? रणवीर अपनी मुट्ठी बंद करते हुए मिशा को देखकर बोला, इसे लेकर जा यहाँ से और दोबारा इसे तब तक यहाँ पर मत लेकर आना जब तक कि मैं ना कहूँ। मुझे नहीं देखनी शक्ल। मिशा को रणवीर का इस तरह बात करना अच्छा नहीं लगता। उसने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, ओके फाइन, तुम वैसे भी पागल हो चुके हो, मैं जानती हूँ, और अब मैं जा रही हूँ। मिशा ये कहते हुए दूसरे से अपने पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है।
रणवीर अभी बहुत गुस्से में था, इसलिए आर्यन उसके साथ नहीं रहता, वो भी मिशा के पीछे पीछे वहां से चला जाता है। मिशा गुस्से से आकर कर में बैठ जाती है। आर्यन उसकी तरफ टिश्यू पेपर करते हुए बोलता है, तुम जानती हो रणवीर को उसे गुस्सा आता है तो किसी की नहीं सुनता। मिशा कुछ नहीं बोलता और सामने की तरफ देखती रहती है। उसने अपना रुमाल निकाला और अपनी आंखें साफ करने लगी। आर्यन ने स्टेयरिंग पर हाथ रखते हुए मिशा से कहा, कहाँ पर जाना है अब? उद्धरण चिन्ह। मिशा बोली, तुम्हारे अपार्टमेंट चलो। उद्धरण चिन्ह। आर्यन के मन में ये सुनते ही एक अजीब सी खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। उसकी नज़र तो कब से मिशा के ऊपर थी। मिशा की खूबसूरती का दीवाना था और मिशा जैसी लड़की ही उसे अपनी जिंदगी में चाहिए थी। आज से पहले मिशा कभी भी उसके घर नहीं गई थी, लेकिन आज पहली बार जब उसने सामने से आर्यन को अपने घर ले जाने का कहा तो वो सरप्राइज हो गया। आर्यन अपने चेहरे की खुशी छुपाते हुए, ठीक है, चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। मिशा कुछ भी नहीं बोली। आर्यन भी अपनी कार स्टार्ट करके अपने अपार्टमेंट की तरफ बढ़ा देता है। वहीं दूसरी तरफ वो हेलीकॉप्टर सृष्टि को लेकर सिटी अस्पताल के बाहर छोड़ जाता है, जहां से पहले से ही एक ब्लैक कार उसका इंतजार कर रही थी। उस कार में एक लड़का और एक लड़की थे। दोनों कार से बाहर निकले। लड़के ने लड़की को कुछ इशारा किया। लड़की सृष्टि से कुछ उम्र बड़ी थी और लड़का भी करीब 25 साल का लग रहा था। लड़की ने अपनी गर्दन हिलाई और उसे सृष्टि की कार की तरफ बढ़ गई। उसने सृष्टि की कार का डोर खोला और सृष्टि को बाहर निकला। उसने सृष्टि को सहारा देते हुए स्ट्रेचिंग व्हील मंगाए और उसे पर सृष्टि को लेटा कर उसे अंदर की तरफ ले गई। सृष्टि के सिर पर चोट लगने की वजह से खून आ रहा था। डॉक्टर ने उसे तुरंत ही एडमिट कर लिया। लड़की वहीं अंदर ही ठहरी रही। वहीं बाहर खड़ा लड़का अपना मोबाइल निकालकर किसी को कॉल करता है। सामने से एक रिंग में ही कॉल रिसीव हो गया। सामने से एक भारी आवाज आई, वो ठीक है ना? लड़का बोला, जी सर बिल्कुल ठीक है, और नैन्सी ने मैडम को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया है। ये सुनते ही सामने से कॉल कट हो गया। वही लड़का भी हॉस्पिटल के अंदर चला गया। किसने बचाई है सृष्टि की जान? कौन अनजान है जो सृष्टि की मदद कर रहा है? क्या कोई सृष्टि का साथ दे रहा है या फिर सृष्टि किसी और मुसीबत में है? चैप्टर 19 बिजनेस वर्ल्ड में सृष्टि के लिए खतरा। सृष्टि हॉस्पिटल में एडमिट थी। उसके एक्सीडेंट के बारे में जब राजवर्धन जी को पता चलता है तो राजवर्धन जी तुरंत ही अपनी बेटी से मिलने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं। सृष्टि को जब होश आया तो उसने अपनी आंखों के सामने राजवर्धन जी को बैठे हुए पाया। राजवर्धन की सृष्टि को देखते ही उसके माथे पर अपना हाथ रखते हुए आंखों में आंसू लिए बोले, मेरी बच्ची कैसे हुआ ये सब? सृष्टि ने अपने दिमाग पर जोर डाला। उसे याद आता है कि कैसे बहुत सारी गाड़ियां उसको घेरे हुए खड़ी थी। वो सामने खड़ी कार से टकरा गई थी। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ उसे याद नहीं था। सृष्टि ने अपने डैडी के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया डैडी। उद्धरण चिन्ह। राजवर्धन जी अपनी गर्दन हिलाते हुए बोले, तुम्हें अकेले जाने के लिए किसने कहा था? मैंने बॉडीगार्ड्स की एक टीम तुम्हारे लिए रखी हुई है। तुम अब बिजनेस वर्ल्ड में कदम रख चुकी हो। यहाँ पर तुम्हें कम पर खतरों का सामना करना पड़ेगा मेरी बच्ची। राजवर्धन जी की बात सुनकर सृष्टि उनके चेहरे की तरफ देखती है और फिर उनके हाथ को पकड़कर उनकी हथेली को अपने होठों पर रखकर राजवर्धन जी के चेहरे को देखते हुए बोलती है, डैडी जब तक आप मेरे साथ हो मुझे कुछ भी नहीं हो सकता है। आपके होते हुए मुझे कोई भी छू नहीं पाएगा। राजवर्धन जी अपनी बेटी की यह बातें सुनकर उसके माथे को चूम लेते हैं। सृष्टि अपने आसपास देख रही थी। उसे कहीं पर भी आर्यन दिखाई नहीं देता और ना ही उसे रणवीर दिखाई देता है। सृष्टि मन में खुद से बोली, मुझे करने के लिए ये सब तुमने ही किया होगा रणवीर, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। लेकिन मैं इतनी आसानी से मारने वाली नहीं हूँ। एक बार मौत के मुंह से वापस आ चुकी हूँ। सृष्टि को यह नहीं पता था कि वो अस्पताल में कैसे पहुंची। उसने राजवर्धन जी से सवाल किया, डैडी मैं यहाँ पर कैसे आए? क्या आप मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं? राजवर्धन जी उसके सिर पर हाथ रखते हुए सहलाकर बोले, नहीं मेरी बच्ची, मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर नहीं आया हूँ। मुझे तो अस्पताल से कॉल आया था और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आ गया। सृष्टि ने अपनी गर्दन हिलाई। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि अगर राजवर्धन जी उसे यहाँ पर लेकर नहीं आए हैं तो फिर उसे वहाँ पर कौन छोड़कर गया।
क्या जो गुंडे उसे पकड़ने के लिए आए थे उन्होंने ही सृष्टि को वहां पर छोड़ा है? रणवीर आंखों में आंसू लिए अंदर की तरफ भागता हुआ आया और सृष्टि के पास आकर आंखों में आंसू लिए उसको देखते हुए बोला, सृष्टि मेरी बेटू। उद्धरण चिन्ह। रणवीर को देखते ही सृष्टि समझ गई थी कि रणवीर अपने झूठे प्यार का नाटक करने के लिए वहां पर आया है, मगर उसने रणवीर को भावुक होकर देखा, वो भी एक अच्छी बहन की तरह उसकी तरफ देखते हुए आंखों में आंसू भर लेती है। तभी रणवीर उसके पास में आकर बैठ गया और उसके हाथ को अपने हाथों में लेते हुए अपनी गर्दन हिलाकर बोला, अभी तुझे ऑफिस ज्वाइन किए हुए सिर्फ 2 दिन हुए हैं और यह सब क्या हो गया, तेरी यह हालत। सृष्टि ने रणबीर की तरफ देखते हुए कहा, भाई मैं बिल्कुल ठीक हूं, अब आप डैडी की तरह मुझे डांटो नहीं। उद्धरण चिन्ह। रणवीर सृष्टि के गाल पर अपना हाथ रख कर बोला, तू जानती नहीं है पागल, तू जान है हमारी, अगर तुझे कुछ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? तेरे अलावा मैं किसी से अपने दिल की बातें नहीं कहता हूँ। सृष्टि अपनी गर्दन हिलाते हुए रणवीर की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, इतनी जल्दी मुझे कुछ नहीं होगा भाई, आखिर आपका आशीर्वाद जो है मेरे ऊपर। सृष्टि ने अपने आखिरी शब्दों को कुछ ज्यादा ही जोर देते हुए कहा। रणवीर ने मन ही मन खुद से कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं तो चाहता हूं कि तुम इसी वक्त मर जाओ, लेकिन मेरी इतनी अच्छी किस्मत नहीं है ना। सृष्टि ने सच में खोए हुए रणवीर का हाथ दबाकर उसे होश में लेकर आई। तभी रणवीर गुस्से से खड़ा हुआ और राजवर्धन जी की तरफ देखते हुए बोला, अब तो आपको चैन मिल गया होगा, मेरी बहन को अपने हॉस्पिटल में पहुंचा दिया, यही तो चाहते हैं आप, तभी तो आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरी बहन को दी। रणवीर की बात सुनकर राजवर्धन जी उसके चेहरे की तरफ देखने लगते हैं। उनको नहीं पता था कि रणवीर सृष्टि के साथ जो कुछ भी हुआ उसका अपराधी राजवर्धन जी को बनाने वाला है। राजवर्धन जी रणवीर की तरफ देखते हुए बोले, कैसी बातें कर रहे हो रणवीर, मैं अपनी बच्ची के साथ कभी ऐसा नहीं कर सकता हूँ। एक बाप हूँ मैं, बहुत प्यार करता हूँ मैं अपनी बेटी से। रणवीर ने गुस्से से कहा, आप अच्छी तरह जानते हैं कि बिजनेस वर्ल्ड में हमारे कितने दुश्मन होते हैं। आज एक दुश्मन ने हमारी सृष्टि के ऊपर हमला किया है, कल कोई और करेगा। राजवर्धन जी अपनी गर्दन हिलाते हुए बोले, कैसी बात कर रहे हो, कोई हमारी बेटी के ऊपर हमला कैसे कर सकता है? उद्धरण चिन्ह। रणवीर गुस्से से दम भरते हुए बोला, अगर ऐसा है तो मुझे ये बताइए कि इसका एक्सीडेंट क्यों हुआ? इतने सालों में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। राजवर्धन जी के पास इस बात का कोई सवाल नहीं था, वही सृष्टि रणवीर की इस चालाकी को बखूबी समझ रही थी। वो समझ रही थी कि रणवीर अपनी बातों के जाल में राजवर्धन जी को फंसा रहा है और उनको उनके डिसीजन पर गिल्टी फील करवा रहा है, ताकि राजवर्धन जी सब कुछ सृष्टि से लेकर रणवीर के नाम पर कर देवे। राजवर्धन जी अपनी आंखों में आंसू दिए सृष्टि के चेहरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी सृष्टि ने रणवीर की तरफ देखते हुए कहा, भाई मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ी सी सिर पर चोट आई है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसमें डैडी की कोई गलती नहीं है। रणवीर ने अपना हाथ गुस्से से बेड के किनारे पर मारते हुए कहा, मैं जानता हूं कि तुम ये सब बातें डैड को बचाने के लिए बोल रही हो, लेकिन इसमें कुछ भी सच नहीं है। डैडी को अच्छी तरह पता है कि बिजनेस वर्ल्ड में कितने दुश्मन होते हैं और तुम हमारी जान हो, तुम्हारे साथ अगर कुछ भी हुआ तो हम कैसे रहेंगे? रणवीर की यह बात सुनकर सृष्टि ने राजवर्धन जी के हाथ के ऊपर हाथ रख दिया और रणवीर की तरफ देखते हुए बोली, अगर कोई चीज़ आप दोनों को तकलीफ देगी इससे तो अच्छा यही है कि मुझे ही तकलीफ मिल जाए। मैं अपने डैडी को कभी भी ऐसी हालत में नहीं देखना चाहूँगी और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये तकलीफ रहने का मौका मिला और आप दोनों को मैं बचा पाए। राजवर्धन जी को अपनी बेटी की इन बातों को सुनकर रोना आ जाता है। वो सृष्टि के माथे पर अपना होंठ रखते हुए बोले, ऐसा मत कहो बेटी, तुम मेरी जान हो, तुम्हारी माँ का आखिरी तोहफा हो मेरे पास। उद्धरण चिन्ह। सृष्टि यह सुनकर राजवर्धन जी और रणवीर दोनों के चेहरे को देखते हुए बोली, और आप दोनों मेरी जान हैं, मैं आप दोनों के ऊपर कभी भी कोई तकलीफ नहीं देखा सकती हूँ। रणवीर को अपनी चाल उल्टी पड़ती हुई दिखाई दे रही थी। सृष्टि के सामने अगर उसने ज्यादा बोला तो सृष्टि राजवर्धन जी के दिल में पैदा हुए इस डर को पूरी तरह खत्म कर देगी। ये बात रणवीर अच्छी तरह समझ रहा था। वो मन में अपने आप से बोलता है, अभी इस वक्त इसके सामने कुछ भी कहना ठीक नहीं रहेगा। डैड के मन में वैसे भी सृष्टि को लेकर डर पैदा हो चुका है, अब इनके डर को और बढ़ाना है,
लेकिन ये काम मुझे अकेले में करना होगा। रणवीर को अपने ख्यालों में खोया हुआ देखकर सृष्टि ने हल्की मुस्कुराहट के साथ अपने आप से कहा, तुम चाहे कुछ भी कर लो रणवीर, लेकिन जो तुम चाहते हो मैं वैसा कभी नहीं होने दूंगी। तुम्हें लगता है कि तुम इतनी आसानी से डैडी को मेरे खिलाफ कर दोगे, ये तो मुमकिन नहीं है। डैडी के दिल में मेरे लिए डर पैदा नहीं हूँ। उद्धरण चिन्ह। राजवर्धन जी ने सृष्टि को आराम करने के लिए कहा। रणवीर और राजवर्धन जी बाहर आ जाते हैं। राजवर्धन जी रणवीर को लेकर बाहर आए और रणवीर की तरफ देखते हुए बोले, तुम कहाँ थे? मैंने सुना कि आज तुम ऑफिस नहीं गए थे। उद्धरण चिन्ह। रणवीर यह सुनते ही यहाँ वहाँ देखने लगा। रणवीर को इस तरह नज़र चुराते हुए देखकर राजवर्धन जी बोले, मैंने तुम्हें सृष्टि के एक्सीडेंट के बारे में कितने वक्त पहले बताया था और तुम अब आ रहे हो? रणवीर ने झूठ बोला, डैड वो काम में फंस गया था। रणवीर की बात सुनकर राजवर्धन जी गुस्से में बोले, बातें बनाने की कोशिश बिल्कुल मत करो। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम किसके साथ थे। मिशा और आर्यन का पीछा छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। रणवीर अपनी गर्दन नीचे करके खड़ा हो जाता है। राजवर्धन जी वहां से जाने लगे तभी रणवीर की तरफ देखते हुए बोले, तुम्हारे दोस्त से मैं अपनी बेटी की सगाई करवाकर बहुत पछता रहा हूं, लेकिन मैं उससे मेरी बेटी की शादी नहीं होने दूंगा। इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम आर्यन से दूरी बनाकर रखो। उद्धरण चिन्ह। राजवर्धन जी की यह बात सुनकर रणवीर उनके चेहरे को हैरान होकर देखने लगता है। राजवर्धन जी बाहर रिसेप्शन की तरफ आ जाते हैं। रणवीर उनको देखता रह जाता है। क्या सृष्टि पता लग पाएगी किसने उसकी जान बचाई है? सृष्टि को अपने रास्ते से हटाने के लिए रणवीर अब कौन सी चाल चलने वाला है? चैप्टर 20। मिशा और आर्यन ने की अपनी हदें पार। मिशा को लेकर आर्यन अपने अपार्टमेंट में आता है। मिशा अंदर आकर सोफे पर बैठ जाती है और सुबकते हुए अपनी नाक साफ करने लगती है। वो जोर जोर से सुबक रही थी। वो अपने आप से बोली, रणवीर ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। मैं तुम्हारे लिए अपने पेरेंट्स तक को छोड़ चुकी हूँ और तुम मेरे साथ होते हुए भी किसी और लड़की के साथ। मिशा की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगते हैं। आर्यन जब उसे इस तरह रोते हुए देखता है तो उसके पास आकर टेबल पर रखा पानी का गिलास उठाकर उसकी तरफ करते हुए कहता है, मिशु पानी पी लो। आर्यन की बात सुन मिशा उसकी तरफ देखती है, फिर अपनी नज़रें वापस नीचे कर लेती है। आर्यन उसके पैरों के पास फर्श पर बैठ जाता है। आर्यन ने पानी का गिलास मिशा के होंठों से लगाते हुए कहा, पानी पी लो मिशु, मैं रणवीर से बात करूंगा। उसने जो कुछ भी किया है वो गलत है। उद्धरण चिन्ह। आर्यन की बात सुन मिशा ने उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा, सच बताओ आर्यन, मैं कैसी लगती हूँ? अच्छी नहीं लगती हूँ क्या? उद्धरण चिन्ह। आर्यन मिशा को देखता है। मॉडर्न, खूबसूरत और बेहद सुंदर थी। आर्यन ने अपनी गर्दन हिलाकर कहा, नहीं तुम बेहद खूबसूरत हो। मैं तो यही चाहता हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसी कोई लड़की मिले। उद्धरण चिन्ह। मिशा ने ये सुनकर आर्यन के गाल पर हाथ रख दिया और उसके होंठों के ऊपर अपने होंठ रख देती है, फिर आर्यन के कमर से अपने पैर लपेट देती है। आर्यन एक पल के लिए जम जाता है, फिर अपनी आंखों को झपकाकर मिशा के चेहरे को देखता है। मिशा आर्यन के होंठों को चूमने में व्यस्त थी। उसकी आंखें बंद थी। आर्यन ने भी मिशा का साथ देना शुरू कर दिया। उसके होंठों को अपने होंठों की कैद में भर लिया और आर्यन उसके होंठों को काटने और चूमने लगा। फिर मिशा को अपनी गोद में उठाकर उसे अपनी बाहों में थाम लिया। मिशा आर्यन के चेहरे को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, आर्यन, आज से पहले तक तुम मेरे करीब आने के लिए तड़पते थे, पर आज मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे इतना प्यार दो कि मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर आर्यन उसके अपने सीने से दबाकर उसके चेहरे को देखते हुए बोला, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी यह विश पूरी करूंगा। उद्धरण चिन्ह। आर्यन मिशा को बेडरूम में ले आया। उसने मिशा के सारे कपड़ों को निकालकर फेंक दिया और उसके ऊपर चढ़ गया। कुछ ही देर में वो रूम मिशा की सिसकियों से गूंजने लगा। दूसरी तरफ प्रलय नियति के साथ खेल रहा था, तभी उसके रूम में गागी जी आती है। गागी जी को देखकर नियति डरकर प्रलय के पीछे आ जाती है। गागी जी ये देखकर मुस्कुराते हुए नियति से कहती है, बच्चा नियति, आओ मेरे पास, दादी के साथ भी बातें करो। उद्धरण चिन्ह। नियति प्रलय की शर्ट को कसकर पकड़ लेती है। प्रलय नियति को अपनी गोद में ले लेता है।
नियति ने अपना चेहरा प्रलय के सीने से लगा लिया और डर की वजह से अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया। गागी जी ने काफी बार नियति पर प्रलय की गैरमौजूदगी में हाथ उठा दिया था। तब से ही नियति अपनी दादी से बहुत डरती थी। गागी जी ने प्रलय को देखते हुए कहा, क्या मैं अपने बेटे से बात कर सकती हूँ? प्रलय बोला, हम। उद्धरण चिन्ह। गागी जी जरा जोर पकड़ते हुए बोली, अकेले में? उद्धरण चिन्ह। प्रलय ने गंभीर होकर कहा, नियति के सामने बोल सकती है आप, यह नहीं समझती है आपकी बातें। गागी जी ने मुंह बनाया पर अभी उन्हें प्रलय से बहस नहीं करनी थी। वो प्रलय के पास आकर बैठते हुए बोली, बेटा, तुम तो जानते हो मैं तुम्हारे लिए कितने महीनों से लड़की तलाश कर रही हूँ। मुझे कल ही मेरे गांव से एक बहुत अच्छी लड़की के बारे में पता चला है। वो अभी मुंबई में रह रही है पर मेरी ही जानकार की बेटी है। बहुत अच्छी है, तुम एक बार उससे मिल लो न। उद्धरण चिन्ह। गागी जी हर एक बात को मुस्कुराते हुए बोल रही थी ताकि प्रलय उन पर गुस्सा ना करें। प्रलय उनकी बातों को आराम से सुन रहा था। वो आकांक्षा को आवाज देता है। आकांक्षा इस वक्त कॉल पर किसी से बात कर रही थी। वो प्रलय की आवाज सुनते ही तुरंत वहां पर आती है। प्रलय को देखते हुए आकांक्षा बोलती है, हाँ भाई, क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। प्रलय ने नियति की तरफ इशारा करते हुए कहा, प्रिंसेस को लेकर जाओ। उद्धरण चिन्ह। आकांक्षा बोली, जी भाई। उद्धरण चिन्ह। आकांक्षा प्रलय की गोद से नियति को उठाती है और वहां से गागी जी के चेहरे को देखकर चली जाती है। प्रलय उनके जाने के बाद बेड से खड़ा हो जाता है। वो अपनी मां के चेहरे को सख्त तरीके से देखते हुए बोलता है, आप किसकी बात कर रही हैं? मैं अच्छी तरह जानता हूं। गागी जी भी बेड से खड़ी होकर प्रलय को देखते हुए बोलती है, जानते हो तो अच्छी बात है, फिर शादी के बारे में सोचते क्यों नहीं हो? नियति को भी तो मां के प्यार की जरूरत है। उद्धरण चिन्ह। प्रलय अपनी मां के पास आकर उनकी आंखों में देखते हुए बोलता है, मेरी बेटी को जिसकी भी जरूरत होगी मैं उसे वो लाकर दूंगा, पर अभी मैं उसे माँ बाप दोनों का प्यार दे सकता हूँ। ये बोलते हुए प्रलय अपनी मां की आंखों में जलती हुई निगाहों से देखता है। गागी जी शांत होकर रह जाती है। प्रलय के आगे वो कुछ नहीं बोल सकती थी। प्रलय गुस्से से वहां से चला जाता है। गागी जी धम से बेड पर बैठते हुए बोलती है, तेरी बीवी तो वही बनेगी प्रलय। मैं उसे अपनी घर की बहू बनाकर ही रहूंगी। सृष्टि को घर लाया जा चुका था। सिर पर ज्यादा चोट ना आने की वजह से जल्दी रेस्ट मिल गया था। सृष्टि खाना खाकर अपने रूम में सो रही होती है। तभी उसके मोबाइल पर नोटिफिकेशन होती है। सृष्टि ने अपना मोबाइल उठाकर देखा तो उस पर प्रलय का मैसेज था। वो प्रलय का मैसेज, पति है, नीचे कार में आओ, कुछ बात करनी है तुमसे। उद्धरण चिन्ह। सृष्टि हैरान होकर बोलती है, इतनी रात को यह मेरे घर में क्या कर रहे हैं? एक बार बुलाए थे तो सिर में चोट आ गई, पता नहीं अब की बार क्या होने वाला है। उद्धरण चिन्ह। क्यों बुला रहा है प्रलय सृष्टि को मिलने? क्या बात करने वाला है प्रलय सृष्टि से? उद्धरण चिन्ह। दोस्तों ढेर सारे कमेंट कीजिए, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में। Thanks for watching and subscribe for listening next chapters of Return of the Seo Queen.